एक तो जमाना था जब इंडिया में हॉकी 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 ही ओनली हुआ हॉकी करता होती है। था। तो अब वो चेंज क्यों आया है? ये भी बोल सकते हैं क्रिकेट ड्रिवन कंट्री है। क्रिकेट ने सब गेमों को खत्म कर दिया। वो कहते हैं जी पैसा बहुत है। पैसा कैसे आया है इसमें? आईपीएल वगैरह ये सब बाद में शुरू हुआ। हॉकी लीग से शुरुआत हुई इंडिया में लीग्स की। जो दिखता है वो दिखता है। आप अभी पूरे दिन रहेंगे और क्रिकेट दिखाई देगा। कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। हॉकी जो है वो दिल से जुड़ा हुआ खेल है। ओलंपिक में मेडल आया, इसका भी आया, गोल्ड मेडल भी आया, लेकिन सबसे ज्यादा बात किसकी हो रही है? हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल की बात है। सच में हाउस द मनी। तो ये जो बंदा आए हैदराबाद से आते हैं उन्हें कर रहा है। आज वो मुझसे कई कोच नीचे। आप देखिए क्रिकेट, आप लाइव में आपको लोग आते हैं देखते हैं क्रिकेट का मजा टीवी पर। पता ही नहीं चलता। ये तो तब होता है जब पब्लिक चिल्लाती है उधर से ये हो गया, तो तब हम भी साथ में गए, हम भी एकदम से जो इंडिया पाकिस्तान का मैच। दिस इज मोर ऑफ इमोशंस। पाकिस्तान वाला ये होता था कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल जो जीत गया समझ लो उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, चाहे ना जीता। अब मलेशिया में खेलने के बाद पाकिस्तान से मैच, प्लेयर बाहर आए तो 1.5 से 2 किलो एक प्लेयर का वेट का। उसके बाद मैंने किया तो मेरा 1.5 किलो वजन का। मैं खेला नहीं, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद हम जो मैच खेलने गए पाकिस्तान में, तो वहाँ वो ना जाए कश्मीर लेके रहेंगे मैच से पहले 1-2 प्लेयर के ऊपर लाके हिट मार दी। हमारा भी एक पंजाब पुलिस का लड़का था, आगे से प्लेयर आ रहा था, उसके बिल्कुल नजदीक ले जाकर के हिट मारी बॉल पे, फ्री फॉल ऑल हुआ, चलने लगी वहाँ पे स्टिक्स। इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। फ्री पूरे चैनलों पे चल रहा है। अल्टीमेटली वी वॉन दैट मैच। लगा तो जिस होटल में पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई थी, होटल का जो मैनेजर था वो बहुत डर गया। उसने कहा कि कल तो इतना झगड़ा हुआ, आज यहाँ पे ये ऑफिशियल डिनर हो। अब अगले दिन का सीन दूसरा है। नमस्ते सर, वेलकम टू द शिल्पकार सीरीज। और जैसा हम बात कर रहे थे, शिल्पकार जो हमारी सीरीज है, हम उन शिल्पकारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें जिन्होंने अपने साथ मतलब अपनी जो भी सेगमेंट में वो है वो खुद तो ऊंचाई पे पहुंचे और उसके साथ उस सेगमेंट को पूरे नेशन में एक हल्ला बोला है और नेशन में लेके गए ऊपर। और आप सर द्रोणाचार्य अवार्डी, सर अर्जुन अवार्डी, आई मीन आपसे बड़े शिल्पकार वो भी हॉकी गेम में कोई नहीं हो सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड अगर सर मैं आपसे स्टार्ट करूं, पहले मैं आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि आप जो हॉकी में हैं तो कैसे शुरुआत करी? हमेशा से आपने सोचा था हम हॉकी में ही आएंगे और इतने बड़े लेवल पे कोच बनेंगे? बेसिकली अगर देखो तो हमने कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहली बात तो ये थी कि जो हमारा समय था, उस समय जो लोग स्पोर्ट्स किया करते थे तो ऐसा नहीं होता था कि वो ये सोच के चलते थे कि मुझे आगे इसको प्रोफेशन बनाना है। शुरुआत होती थी हमेशा शौक से कि शौक है खेलने का, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, हॉकी खेलता हो, कुछ भी खेलता हो, तो वो खेलता था अपने शौक के लिए स्कूल में, कॉलेज में या जैसे भी होता। और वही हमारी भी जर्नी थी कि मेरे मामा जी थे जो आर्मी में बाद में गए। अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छे लेवल के स्पोर्ट्समैन थे। उनका बड़ा नाम था यहाँ मिड यूपी में, जैसे ये गुरुकुल के पढ़े हुए हैं वो हरिद्वार के, तो उनका बड़ा नाम था और बड़े अच्छे प्लेयर थे वो। उनसे फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ आगे मेरे बड़े भाई जो कि इंडियन रेलवे से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। वो मेरे से लगभग 14 साल बड़े हैं। तो उन्होंने खेलना शुरू करा। तो फिर अपने बड़े भाई से जब हमने उनको देखा खेलते हुए, तो हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय 7th-8th क्लास में, तो हमने शुरुआत करी। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन उस समय ये नहीं था कि हम हॉकी खेलते थे। अच्छा। हम लगभग सीजनल टाइप उस जमाने में हुआ करता था कि अगर आजकल जैसे अब गर्मियों का सीजन शुरू हुआ, बरसात तक फुटबॉल चलेगा, उसके बाद हॉकी चलेगी, क्रिकेट चलेगा, इस तरह से चला करता था सिस्टम। तो हमने वो 10th तक तो उसी तरह किया। लेकिन 10th के बाद वो भी रहा, लेकिन हमारा मेन फोकस फिर हॉकी पे आ गया। अच्छा। और मेरी स्कूलिंग जो है पूरी यूपी में हुई, दैट टू इन बरेली। अच्छा। यूपी के बरेली में। तो वो एरिया जो था बड़ा पॉपुलर हुआ करता था हॉकी के लिए।
बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ से प्रोड्यूस हुए बरेली से। यूपी पूरे से ही हॉकी तो उस समय बहुत बड़ा था, यूपी में हॉकी बहुत बड़ा लेवल पे हुआ करता था और बहुत बड़े बड़े कलाकार जो हैं हॉकी के हुए। तो फिर बरेली भी उसी टाइप का एक सिटी था बड़ा, जहाँ हॉकी बड़ी पॉपुलर थी। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी हॉकी खेलने की। हम वहाँ से खेले और 12th तक, मतलब इंटरमीडिएट होता था, 12th तक हम वहाँ पढ़े। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी और जूनियर नेशनल वगैरह में वहाँ से खेला। तो ये मेरी शुरुआत थी उसकी। अच्छा, आजकल तो पर ऐसे अगर जनरली लोगों को पंजाब, हरियाणा, ये इस साइड से भी हॉकी का बहुत देखते हैं इंडिया में कि बहुत ज्यादा उस समय भी था। उस समय क्या था, ये मेन 2 स्टेट हुआ करती थी, यूपी एंड पंजाब। तो पंजाब हालांकि यूपी से ऊपर था उस समय भी। आपने देखा होगा कि जो सुना भी होगा, ऑफ कोर्स बिफोर यू बॉर्न, तो उस समय जो इंडियन टीम होती थी वो फुल ऑफ सरदार होते थे उसमें, या फिर जो दूसरे लोग होते थे वो यूपी के होते थे। तो यूपी का ऐसा होता था कि उसमें मिक्सचर होता था, मुस्लिम होते थे बहुत सारे और फिर बाकी दूसरी और कम्युनिटीज़। तो मेरा कम्युनिटी को कोट करने का कोई ऐसा वो स्पेशल वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती थी और आज भी है, वो जाने जाते हैं अपनी कलाकारी के लिए। जितना भी आप देख लो कलाकारी, चाहे वो बनारसी साड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब कलाकारी जिसमें है तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी इन्वॉल्व रहती है। तो वही हॉकी में भी हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं हॉकी में। अच्छा। जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे और यूपी के थे, चाहे वो जफर इकबाल हो या और भी बड़े बड़े नाम है, मोहम्मद शाहिद और ये सब, तो वो यूपी के होते थे। उनमें और बड़ा नाम देवेश सर का भी है। देवेश तो फिर दूसरी जनरेशन में आए, आगे आकर के आए। तो हमारे समय की बात मैं कर रहा हूँ उस समय। और उसमें फिर बड़ा जो नंबर था वो था एक पंजाब का। अच्छा। पंजाब की सिख कम्युनिटी है, वो लोग माने जाते थे कि असली हॉकी। और ऐसा भी टाइम था जिसमें ओलंपिक में इंडिया को जो इंडियन टीम होती थी उसमें 10-10, 12-12 प्लेयर सिख होते थे। अच्छा। पंजाब की पूरी कम्युनिटी, वो चाहे पंजाब के होते थे, चाहे वो आ रहे हैं थ्रू आर्मी या किसी के भी, बट दे वर सिख। तो इतना डोमिनेंस हुआ करता था हॉकी में सिख कम्युनिटी का। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर हो, बलबीर सिंह हो या कोई भी हो, तो वो नाम बड़े कॉमन है आज भी। और वो हम लोगों के समय के नाम हैं जो चले आ रहे हैं, आज भी चलते आ रहे हैं। और अब तो खैर फिर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद ट्राइबल प्लेयर्स आने लगे, साउथ के बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं। साउथ में ख़ास तौर से जो कर्नाटका का एक एरिया है जिसको कुर्ग कहते हैं, कुर्ग सुना होगा आपने? सुंदर। तो कुर्ग के जो कम्युनिटी है, दे आर, जैसे नॉर्थ की जो मार्शल कम्युनिटी कहते हैं, वो सिख्स को कहते हैं कि ये बड़ी मार्शल कम्युनिटी है, आर्मी में है, इधर है उधर है, बड़े डोमिनेंट टाइप के। तो उसी तरह से साउथ के कर्नाटका के जो कम्युनिटी है कुर्गीज, वो भी मार्शल कम्युनिटी है। जैसे वो होते थे, 2 चीज़ों के लिए फेमस होते हैं वो वहाँ कुर्गीज, एक तो हॉकी और दूसरा आर्मी। अरे वाह। जो जैसे आपने पुराने नाम सुने होंगे, इंडियन जो बड़े बड़े मार्शल्स हुए हमारे, करियप्पा, और वो जब वो सब कुर्गीज होते थे। अच्छा। होते हैं सारे के सारे। वो ये लोग भी, कुर्गीज भी जो है ना, 2 फील्ड्स के लिए पॉपुलर थे, आर्मी एंड हॉकी। तो ये 2 इनके वो थे। अरे वाह। और हॉकी तो ऐसा मैं मानती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का गेम है ये, ऐसे आई मीन। और आपने जो बताया इतना, क्योंकि जनरली एक हॉकी की अगर बात करूँ, लोगों को सिर्फ वो पंजाब हरियाणा ही एक दिमाग में, क्योंकि वो देखते हैं इतना जितना है। आपने सर पहली बार कब हॉकी का बैट पकड़ा था अपने हाथ में? हॉकी का मेरा एक्चुअली जब मैंने हॉकी स्टार्ट की तो एक बहुत फनी स्टोरी है, क्योंकि मैं बहुत पतंग उड़ाता था। अच्छा। मेरे फादर आर्मी रिटायर थे, तो आई लेट मतलब बहुत काफ़ी लेट में मेरा पैदा हुआ। तो हमारे यहाँ पे कोच आए रहने के लिए किराए पर इटावा में। इटावा एक बहुत छोटा सा टाउन है यूपी में। अब तो काफ़ी फेमस है। अभी तो फेमस है ऐसा। तो वहाँ पर वो रहने आए, तो उन्होंने मुझे देखा पतंग उड़ाते हुए। तो मेरे फादर से बोला कि आपका बेटा पतंग उड़ाता है और आपका लड़का अकेला लड़का है, किसी दिन गिर पड़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बोले क्या करना है? तो बोले इसको मैं हॉकी देता हूँ, उसको आप स्टेडियम भेजो शाम को 4 बजे। ये कितने साल के थे आप तब? अराउंड 12-13 ईयर्स। अच्छा। 12 ईयर्स का हूँ, 13 ईयर्स का। तो अब मुझे बहुत शौक था पतंग का। अब फादर बोले कि शाम को जाना है हॉकी लेके खेलने के लिए। अब मुझे बहुत ख़राब लगा, अब थोड़ा डर था, तो मैं गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, फिर नहीं गया, फिर डांट पड़ी, फिर गया। तो कुछ दिनों बाद, जैसे करीब अराउंड 15-20 दिन के बाद मुझे
थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा हॉकी में। अच्छा। तो धीमे धीमे जब इंटरेस्ट होने लगा तो फिर मैं खेलने लगा। हाँ। तो फिर एक टाइम आया कि जब हम लोग 9th के आसपास आए तो फादर बोले क्या करना है, पढ़ाई कैसे चल रही है। तो मुझे था कि मैं या पढ़ाई में जाऊँ या स्पोर्ट्स में जाऊँ। तो फिर मैंने फादर से बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। तो बोले देख लो, क्योंकि स्पोर्ट्स का फील्ड है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी और स्पोर्ट्स टोटली लिया तो हम बहुत फैमिली थी मिडिल क्लास, तो आगे करो, कोई बिजनेस है नहीं, रिटायर्ड हैं, तो आप करोगे क्या। लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने नहीं, मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा। तो ऐसे ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ जो इटावा से। फिर धीमे धीमे चीज़ें बदलती रहीं। फिर मेरा लखनऊ में एक हॉस्टल है गवर्नमेंट का, ईडी बाबू में, वहाँ मेरा 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो वहाँ पर मैं 3 साल हॉस्टल में रहा, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की। 98-99 में मतलब उस टाइम जो एक बड़ा रोल सर का आया, एक बहुत बड़ा रोल था, मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जिसमें बहुत मतलब काफ़ी बड़ा योगदान है सर का उस लाइफ में, क्योंकि मैं जहाँ पर मैं था तो वहाँ मैं सेकंड गोलकीपर था, आई वाज गोलकीपर। तो वहाँ पर मुझे चांस नहीं मिलता था, मतलब मैं टीम में था, खेलता था, बट मैं प्लेइंग नहीं मिलती थी मुझे। तो उस टाइम पर थोड़ा लगता था कि खेलने को नहीं मिल रहा है, आगे फ्यूचर क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एक पहला माइंडसेट इंडिया नहीं था, पहले था कि जॉब मिलना, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चलेगी किससे। तो था, हम लोग एक बार रामपुर खेलने गए, तो वहाँ पर मेरा पेनल्टी स्ट्रोक बहुत अच्छा था उस टाइम पर। तो मैं आता था, तो मैंने मैच के बाद मैं आया, मैंने रोका स्ट्रोक, वापस चला गया। तो सर ने देखा, अच्छा, हाइट पे मेरी देखी। हमारे एक मतलब मेरा एक बैचमेट ही ऐसे सीनियर था एक साल, अनुराग रघुवंशी। सर ने उसको बोला कि उसको बुला के लाओ, मुझे बात करनी है। अच्छा। तो फिर मैं गया शाम को, तो सर ने पूछा कि सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मतलब हम लोग अब तो हम काफ़ी बात कर लेते हैं। एक टाइम था कि हमारी जवानी खुलती थी सामने। सर स्ट्रिक्ट कोच थे ऐसा? तो मैंने मुझसे कहा कि तू आएगा दिल्ली इंडिया अकेडमी में। उस टाइम सर कोच थे उसके इंडिया अकेडमी के। तो मैंने कहा हाँ सर आऊँगा, आप बताइए। तो बोले ठीक है, तो फिर अभी ट्रायल है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद तू आ जाना इस तारीख को। तो मुझे था कि बड़ा डिसीजन था मेरे पास उस टाइम पर। मुझे रेलवे में ऑफर आया था 4th क्लास का, अच्छा, जॉब के लिए। ओके। प्यून की जॉब उस टाइम निकलती थी वहाँ पर। अब मेरा था माइंडसेट कि मैं जॉब जाऊँ या फिर दिल्ली जाऊँ, सर ने बुलाया। तो फिर मैंने बोला कि रिस्क लेते हैं, क्योंकि जॉब तो उसका बाद में मिल जाए, बट एक तरफ जॉब है, एक तरफ अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने दिल्ली जाना का फैसला किया। तो उसके बाद से फिर टोटली लाइफ मेरी चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई मतलब लाइफ। कि मैं मतलब 6 महीने बाद ही जो गोलकीपर खेलता था नेशनल हुआ, उसके बाद हमारा ये हैदराबाद में सी नेशनल था। तो सर कोच थे यूपी टीम के। ओके। तो मैं प्लेइंग में था, वो सेकंड था। 6 मंथ उल्टा हो गया। Earlier he was playing and he was sitting, and that time he is playing, he is sitting, that fellow is sitting. तो कैसा रहा वो पहला नेशनल का? उसके बाद ही मेरा नाम इंडिया गेम में आ गया। जस्ट वाओ, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। मतलब वो सर ने मतलब उस टाइम मुझे मौका दिया, जब अगर वो शायद मौका ना मिलता मुझे, शायद मैं यहाँ ना होता, मैं कहीं और जॉब कर रहा होता, कहीं होता। तो एक पॉइंट था ना उस टाइम, सर ने बहुत, और सर की एक खासियत थी कि सर अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, बहुत। मतलब उन्होंने अगर ये सोचा कि ये सही है, अब सही है, गलत है तो गलत है, वो बीच का रास्ता होता ना जो, वो कभी नहीं लिया। So nice. और हम लोगों को भी इन्होंने ये बताया कि इस तरह, तो वो एक पॉइंट था, वो बहुत अच्छा था। वो क्या था ना, यहाँ पर दिल्ली में साई एयर इंडिया हॉकी एकेडमी होती थी। दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इससे पहले इंडिया में किसी भी गेम की कोई एकेडमी नहीं हुआ करती थी। और उस एकेडमी में अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो गया तो समझ लो जॉब तो छोटी बात है। अच्छा। इंडिया खेलेगा, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी उस एकेडमी की। और उसमें सिर्फ 25 बच्चे हम लेते थे पूरी इंडिया से। तो उसमें से एक उसमें देवेश आया था जिसमें सोना। तो सर आप ऐसे चूज कैसे करते थे इतने खिलाड़ियों में? क्या चीज आप देखते थे? उसमें एक और चीज थी कि जैसे हम जब ट्रायल करते थे, एनुअली ट्रायल होता था, मान लीजिए 3 बच्चे हमारे निकल रहे हैं 25 में से, तो हमारे पास 3 वैकेंसी हैं। तो हम ट्रायल करेंगे, ओपन ट्रायल करेंगे, सब जगह से बच्चे आएंगे हमारे पास, तो हमने 3 बच्चे लेने हैं। तो मैंने कभी भी उनका पास्ट नहीं देखा कि ये किस लेवल पे खेला है, नो पास्ट, ओनली आई वॉज चेकिंग देयर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हम अंडर 18 लेते थे उस समय, एंड देन प्रेजेंट लेवल ऑफ स्किल, कि इसका क्या है, लेवल ऑफ स्किल क्या है। हमने कभी भी ये नहीं देखा, आप समझ पाओगे क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रहे हो,
तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये इसने नेशनल खेला है कि नहीं खेला, क्योंकि उससे क्या होता है बंदा इम्प्रेस हो जाता है फिर कि यार ये तो नेशनल प्लेयर है, इसको लेना पड़ेगा ऐसे करके। आज की डेट में पता नहीं क्या है सही बात। तो हम उसको हमेशा लेते थे कि इसकी प्रेजेंट स्किल क्या है और वेदर कोई स्कोप है आगे बढ़ने का कि नहीं है इसमें। तो वो एक इनर वो थी एक कि ऐसे लगता था कि हाँ यार ये अच्छा बच्चा है, इसको ले सकते हैं हम, मतलब आगे जाएगा, कहने का मतलब ये। तो ऐसे उसमें लेते थे। अब जैसे इसको रामपुर में देखा तो मैंने देखा भैया इतना लंबा चौड़ा, और गोलकीपर के लिए उस समय 2 चीज़ें देखी जाती थी सर। एक तो जो है बिल्ट हॉकी के गोलकीपर के लिए, तो क्योंकि वो जगह ऐसे पूरा गोल घेर ले अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि गोलकीपर का जो किट होता था ना वो बड़ा कॉस्टली होता था, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था वो भी। तो वो भी देखते थे यार इसके पास किट भी है अपना पूरा, तो इसका मतलब ये ट्रेनिंग करता है। तो मैंने वहाँ देखा इसको, मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा लड़का है और ये बाहर बैठा हुआ है बेंच पे, इसको खिला ही नहीं रहे। 4-5 मैच हम लोगों ने उस टूर्नामेंट में खेले, हम लोग फाइनल खेले, हम जीते भी। तो लेकिन मैंने कहा इसको चांस नहीं मिल रहा है, और वहीं पता नहीं क्यों आपको लग गया एकदम। मैंने कहा इसको लेना है यार, अपनी एकेडमी में लेना है। तब इसको मैसेज दिया, मैंने कहा आएगा। तो उस समय लड़कों का एक एम होता था कि एयर इंडिया एकेडमी में जाना है। अच्छा। पूरी इंडिया से। क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हॉकी के लिए। तो जॉब तो सबको पता था कि एयर इंडिया में चले जाएंगे जॉब तो मिलेगी, लेकिन ये भी एक होता था कि इंडिया खेलने का मौका मिलेगा। दैट वाज द सेंटर, फीडिंग सेंटर फॉर इंडियन टीम। तो ये था जिसमें सब लोग वो रहते थे। एक चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले हॉकी का एक तो ज़माना था जब इंडिया में हॉकी ही ओनली हॉकी होती थी। हाँ। तो अब क्या वो चेंज क्यों आया है? मतलब अब लास्ट ओलंपिक्स के बाद फिर से उठा, अब फिर ओलंपिक्स आया, फिर से एक नेशन पर, आई थिंक ये भी बोल सकते हो क्रिकेट ड्रिवन कंट्री है, आप जो भी बोलो, बट आपको क्या लगता है सर? देखिए वैसे तो हर आदमी और ख़ासतौर से स्पोर्ट्स पर्सन अदर देन क्रिकेटर वो यही बोलता है कि क्रिकेट ने सब गेमों को ख़त्म कर दिया। तो लेकिन मेरा सोचना थोड़ा और है। मैं कहता हूँ हाँ क्रिकेट का बहुत इम्प्रेशन है, और इसको चाहे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव माने, कुछ भी माने, लेकिन बहुत इम्प्रेशन है दूसरे गेमों के ऊपर, उनको थोड़ा सा दबाने के लिए। और जो दूसरी चीज़ मैं पॉजिटिव बोलता हूँ कि हम कभी भी क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं बोलता। जैसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन सब अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, ज़्यादा अहमियत मिल रही है, हमारा गेम दब गया। मैं क्रिकेट को कभी उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट ने अपने आप को उठाया है बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को ऊपर लेके आए हैं। चाहे वो क्रिकेट खेलने वालों की या उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनकी, ये चाहे उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी प्लानिंग है या कुछ भी है, तो उन्होंने अपने आप को उठाया भी है बहुत ज़्यादा। उठाया है तो वो पॉपुलर हो गया खेल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कहते हैं जी पैसा बहुत है। पैसा कैसे आया है इसमें? पैसा आया कि ये टीवी फ्रेंडली गेम है बहुत ज़्यादा। आपका मान लीजिए टेबल टेनिस है या मेरा हॉकी है, तो वो टीवी फ्रेंडली गेम नहीं है। सर हॉकी तो देखने में मजा आ जाता है। नहीं, मजा आना अलग बात है। प्रोफेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी फ्रेंडली, कि उसके थ्रू पैसा कमाना। देखो पैसा कैसे कमाते हैं गेम में, उसमें क्या है, जब आप एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, किसी प्रोडक्ट को दिखाएंगे। अब हॉकी पहले 70 मिनट का खेल होता था, 2 हाफ होते थे 35-35 के। उसके बाद अब ये 60 मिनट का खेल हो गया, इसमें 4 क्वार्टर हो गए 15-15 मिनट के। ठीक है। बीच में 2 मिनट का एक हाफ वो आया क्वार्टर, एक फर्स्ट क्वार्टर हुआ, 2 मिनट का ब्रेक हुआ। उसके बाद सेकंड क्वार्टर हुआ, 10 मिनट का ब्रेक हुआ, देन अगेन 2 मिनट का ब्रेक और गेम खत्म। ठीक है। इसमें आप कितना मिनट कोई अपने प्रोडक्ट को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ज़्यादा। वेयर एज क्रिकेट में है कि अगर मान लीजिए उसने एक बॉल डाली, बैट्समैन ने खेली 4 बार, तो रिपीट करके उसके बाद उसको दिखाएंगे रिपीट करके, देन उसके बीच में उनको प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट। अब वो बॉलर बॉल लेकर के पीछे जा रहा है अपने रनअप पे, उतनी देर में उन्होंने 2 प्रोडक्ट दिखा दिए। तो जो पैसा लगाता है उसको रिटर्न चाहिए अपना, किसी भी कंपनी को। जब तक उसको रिटर्न नहीं मिलेगा प्रोफेशनली, तो उसका व्यापार नहीं बढ़ेगा आगे। बहुत अलग थॉट प्रोसेस है सर ये पर। तो फिर वो क्यों पैसा लगाएगा इसमें? तो इसलिए दूसरे गेम जो है ना वो टीवी फ्रेंडली नहीं है, और क्रिकेट टीवी फ्रेंडली है, इसलिए इसमें पैसा आ गया इतना। अब आप देखो कि लाइन लगी रहती है लोगों की इसमें पैसा लगाने की। हाँ। बड़ी कंपनियों की सर कंटिन्यूअस मैचेस होते हैं, और कभी कुछ मतलब इसके लिए भी बड़ी
बिड्स होती हैं कि अगर जो IPL है या कुछ भी है इनका, इसको खरीदने के लिए बिड्स होती हैं। कोई 600 करोड़ लगा रहा है, कोई कितने हज़ार करोड़ लगा रहा है, और उसमें भी सबको चांस नहीं मिलता। खरीद तो एक ही बंदा पाएगा ना, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे नीता अंबानी हो, या कोई भी हो, एक टीम को खरीदना है। तो नेचुरली उनके नीचे भी बहुत सारे बिडर हैं, उनको मौका नहीं मिला। जिसने सबसे ज़्यादा पैसे लगा दिए उसने खरीद लिया। सही बात है। और इसी तरह से टीवी पे दिखाने का है, बीच में एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा होती हैं, तो नेचुरली ज़्यादा होंगी तो पैसा ज़्यादा, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, तो टीवी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका रीज़न ये है एक सबसे पर अगर मैं आपसे इसमें ऐसे पूछूं कि जैसे आपने अभी बताया कि जिसकी डिमांड रहती थी एयर इंडिया अकेडमी, तो पहले जो था मतलब एक कि NIS जो करते थे कोच बनने के लिए, सारे एक प्रॉपर डिग्री, और ये एक डिग्री बोलते थे कि ये तुम एक ही मुश्किल डिग्री है, करोगे तब बनोगे। और आजकल क्या है कि कोचेस बहुत हो गए हैं, डिग्री नो डिग्री। तो कितना सही है कितना गलत है, वो आप क्या बोलोगे उस बारे में? मेरा इसमें भी सोचना थोड़ा फर्क है। जो मेरी सोच रहती है ना, बड़ी उसको कह सकते हैं आप, एक तरह से चाहे उसे टेक्निकल कहो या बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकता, अपने आप को परफेक्ट कोई नहीं होता। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो हमारे क्वालिफाइड कोचेज होते थे सब, मैं भी उसी ज़माने का हूँ जब 100% क्वालिफिकेशन पे चलता था काम कि NIS जिसने किया है वो कोच बनेगा। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज नॉन NIS वाले भी बहुत सारे कोच हैं। तो मैं उन दोनों की ज़रूरत समझता हूँ। दोनों हो सकते हैं। जिसने NIS किया है ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा कोच होगा, उसमें तो बहुत कम निकले हैं। और जिसने NIS नहीं किया है लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे खेला हुआ है, पढ़ा लिखा है वो बच्चा, तो वो एक अच्छा कोच हो सकता है। जैसे अब देवेश था, मान लीजिए, इसने अपना कैरियर पूरा जितना खेला, 2 ओलंपिक खेला बहुत, और वंस अपॉन अ टाइम ही वाज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट कोच ऑफ द वर्ल्ड आल्सो इज ड्यूरिंग हिज कैरियर। कुछ समय के लिए ये बेस्ट कोच भी रहा वर्ल्ड में जब खेल रहा था। ओलंपिक 2 खेले। उसके बाद धीरे धीरे नेचुरली डाउन आता है बंदा, फिर जो है नीचे आता है अपने कैरियर से। तो फिर उसके पास क्या होता है, उस समय तक ये जॉब करने लगे एयर इंडिया, उसमें इंडियन ऑयल में इनको जॉब मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ गेम। तो वही होता था सिस्टम, गेम के बेस पे जॉब मिल जाती थी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट में, इस तरह से। तो ऑयल कंपनीज तब 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास इस फील्ड में आई जिन्होंने हॉकी की टीमें बनाना शुरू करी। तो ये थे 3rd नंबर पे। पहले ONGC ने टीम बनाई, फिर भारत पेट्रोलियम ने बनाई, फिर इनका प्रोजेक्ट आया इंडियन ऑयल का। और लकीली वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। उस समय जुड़े हुए तार वहीं से जुड़े। एक्चुअली क्या हुआ, तो उस समय मिस्टर KPS गिल थे इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने इनके जो चेयरमैन थे उस समय, उनसे बात करी। शायद वो मिस्टर पठान थे चेयरमैन। तो उनसे मिस्टर गिल ने बात करी कि आप हॉकी को थोड़ा हेल्प करो। तो पठान साहब ने बोला कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे हम करेंगे, विच आई हर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ मिस्टर गिल। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जैसे आप कहते हैं हम करेंगे। तो उन्होंने कहा आप एक टीम बनाइए, अपने जॉब दीजिए बच्चों को और एक टीम बनाइए। तो उस समय मैं अंडर 18 इंडियन टीम का कोच था। तो 2000 में जब मैं अंडर 18 इंडिया टीम का कोच था, तब मिस्टर गिल ने मुझे देखा कोचिंग करते हुए। इंडिया टीम का कोच था तो नेचुरली कभी कभी वो भी आते थे, कहीं हम खेलते थे टीम को। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर, हमारा एक पुणे में कैंप चल रहा था अंडर 18 का, तो वो 2 दिन के लिए वहाँ आए। देन ही सेड कि बंसल आफ्टर दिस कैंप मीट मी आफ्टर रीचिंग दिल्ली। मैंने कहा ओके सर। दैट वाज माय फर्स्ट पर्सनल इंटरेक्शन विद मिस्टर गिल। और मिस्टर गिल का इतना खतरनाक नाम हुआ करता था उस समय। आप लोगों ने सुना, आप तो छोटे बच्चे हो गए, पता नहीं थे कि नहीं थे उस समय। तो ये लोग तो नहीं थे, मुझे पक्का 2000 में। तो लेकिन गिल वाज ए टेरर। अच्छा, मतलब उन्होंने जो पंजाब का टेरर था ना, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। वो ही वाज द पर्सन जिन्होंने वो खत्म किया था, जो उस समय उग्रवाद था। ही वाज द पर्सन। वो DGP थे पुलिस में पंजाब। तो उन्होंने वो उग्रवाद खत्म किया था, जो 84 वगैरह में काफ़ी बड़ा हुआ था। ही वाज द पर्सन। तो फिर 2000 तब वो फिर इसके प्रेसिडेंट बन गए, ऑनरेरी पोस्ट हुआ करती थी। तो वो इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनका इतना टेरर था कि इवन बड़े बड़े मंत्री लोग भी बात करने से डरते थे उनसे। मतलब इतना टेरर था उनके नाम का। बट ही वाज अ जेम ऑफ ए पर्सन, जेम ऑफ ए पर्सन। तो कह रहे बंसल मुझे मिलना। अब
पुणे में ऐसे ऐसे आमने सामने बैठ के पहली मीटिंग हो रही है और उस बंदे से जिससे कि लोग डरते हैं एकदम। चलो हमारा कैंप वैम्प ख़त्म हुआ, हमने बॉम्बे में एक टूर्नामेंट खेलना था, हम आने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे जो है थ्रू हिज ऑफिस इंडियन हॉकी फेडरेशन मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है कल आ जाना दोपहर में। मैं अकेला वहाँ गया, अकेला जाके बैठा हूँ उनके ड्राइंग रूम में 10 मिनट्स। तो वो अपनी स्टडीज़ में थे और उनका 10 तालकटोरा रोड मुझे आज भी याद है, बेंगलोर होता था। ही गॉट रिटायर्ड दैट टाइम पुलिस से, बट क्योंकि उनको जेट सिक्योरिटी मिली हुई थी, उनको थ्रेट थे बड़े, तो उनको जेट सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो गवर्नमेंट ने वो बंगला दिया हुआ था उनको उस तालकटोरा रोड। 10 मिनट में बैठा हूँ वहाँ, मुझे पता है मेरी हालत क्या थी धक 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 हो रहा, पता नहीं क्या बात कर। तो खैर वो आए, फिर उन्होंने मुझसे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आई लाइक योर कोचिंग स्टाइल, ये वो। कहते कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बताइए। कहते मेरी ऐसे ऐसे इंडियन ऑयल से बात हुई है और दे वांट टू फॉर्म ए टीम, हॉकी टीम, तो ये पूरा प्रोजेक्ट तुमको दूंगा मैं। मैंने कहा ओके सर। तो कहते कि ढूंढो लड़के। फिर मैंने अपने ज़्यादा जो अंडर 18 इंडिया के थे, क्योंकि वही 18-19 साल के बच्चे लेने थे, जॉब उनको जॉब ऑफ़र करनी थी सबको, तो तब ये लोग मेरे पास एकेडमी में भी थे उस समय। तो मैंने फिर छांटे, और ऐसा नहीं मैंने किया कि सारे अपने एकेडमी के बच्चे ले लिए, ऐसा नहीं था। अगर मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन था ये बड़ा प्रोजेक्ट और एक टीम बनानी थी बहुत अच्छी। 4-5 लड़के यूपी से लिए, 4-5 लड़के, 2-3 लड़के पंजाब के लिए, 2-3 लड़के चंडीगढ़ के लिए, एक साउथ का लिया, लाइक दैट मिक्सचर, जो मुझे अच्छे लगे कि भाई ये लड़के अच्छे हो सकते हैं और इनकी एक टीम बन सकती है। तो मैंने फिर वो ऐसे करके 20 लड़के सेलेक्ट किए थे। तो 20 में से हालांकि 1-2 बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली हमारी टीम बनी। और डे 1 से जो वो टीम बनी, ये लोग 18, कुछ तो 18 साल से भी कम थी किसी की उम्र, और इन लोगों को जॉब पे लिया। जो इनके यहाँ एंट्री लेवल होता था ऑफिसर का, ऑयल कंपनी में जो ऑफिसर का होता था, तो उस लेवल पे इन लोगों को जॉब दिया फिक्स अमाउंट पे। आज भी याद है मुझे 700 रुपीज़ फिक्स अमाउंट इनको दिया कि 2 साल का प्रोबेशन। 7,000 रुपीज़। तो हाँ 7,000 रुपीज़ और 2 साल के लिए फिक्स। 7,000 तो वो टाइम पे बहुत अच्छा ही होता है, उस समय ठीक था वो टाइम के हिसाब से। तो हाँ 2000 में और ट्रेनिंग अफसर था ये ट्रेनिंग अफसर, और 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पे, और वो भी 18 अंडर 18। हाँ तो 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा, ये शर्त थी। और दे वर नॉट ग्रेजुएट, नॉट इवन अ सिंगल बॉय वाज द ग्रेजुएट, नॉट इवन। और इन लोगों को उस पर रखा और हमने टीम बनाई। देन हमारा स्टार्ट हुआ सफ़र इंडियन ऑयल का, जिसमें से अल्टीमेटली बहुत सारे लड़के फिर अर्जुन अवार्डी हुए इंक्लूडिंग हिम। और 2 साल के बाद फिर इनको रेगुलर जॉब मिल गया। तो वो आपकी पहली जॉब थी? फर्स्ट पहली जॉब ही होगी। इसमें एक जॉब में ये था कि बता दूंगा, एक किस्सा था। जब ये सारा कुछ हुआ ये जॉब का, उससे पहले मुझे ऑफर आया। अच्छा। एक कंपनी से, मैं नाम लूंगा कंपनी का। तो सर ने बोला कि हमारा सर का बाउंड्री थी, एक डर भी था, बहुत स्ट्रिक्ट थे सर। तो मैंने कहा सर वो ऐसा सब जॉब के लिए ऑफर आया है। बोले वो तुम ज्वाइन नहीं करोगे। तो मैं एक आ रहा, मैं तो वहाँ ज्वाइन करूँगा। अब मुझे लग रहा कि जॉब सामने से जा रही है, वो भी अच्छी कंपनी थी, तो सामने से जॉब जा रही है, तो मैंने सोचा क्या, बट सर ने बोला था कि नहीं और अच्छी जॉब उससे वो तुम्हें मिलेगी, वहाँ जाना है। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम तो सर ठीक है, लेकिन आई एम थैंकफुल के मतलब जो आज जो मैं जिस कंपनी में इंडियन ऑयल में, वो इंडिया तब से आप अभी तक, ओह वाह, कितने साल हो गए अभी? मुझे अराउंड 22 इयर्स हो गए हैं। सो नाइस। मैं ज्वाइन किया था 2000 में एज ट्रेनिंग ऑफिसर, और मेरा कंफर्मेशन हुआ था 2001 में एज ए ऑफिसर, और आज मैं चीफ मैनेजर हूँ। और इंडियन ऑयल बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब जिस तरह से टेक केयर करती है खिलाड़ियों का, कंपनियाँ सभी जॉब देती हैं, काफ़ी कर रही हैं, पर जिस तरह से जॉब देना और टेक केयर करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो क्या होता है, मतलब जब स्पोर्ट्स में लेते हैं तो आपको खेलना होता है कंटिन्यूअसली इंडियन ऑयल की साइड से, कैसे होता है? देखिए उसमें होता क्या कि इस जॉब करने के बाद अगर आप नेशनल टीम में तो उनका पहला टारगेट होता है कि आप, हमारा स्लोगन है कि पहले इंडियन फिर ऑयल। अरे वाह। तो हम पहले चाहते हैं कि आप कंट्री के लिए खेलिए, और सपोज आप कंट्री के लिए, देखिए आप 16 बच्चे हैं तो सभी तो खेलेंगे नहीं, कुछ खेलेंगे, कुछ अपनी कंपनी के लिए खेलेंगे। तो जहाँ तक मेरा भी था, जब मैं टीम में था तो मैं खेलता था इंडिया के लिए। जब मैं फ्री होता था
तो जहाँ भी हमारी कंपनी इंडियन ऑयल खेलती थी तब उस इंडियन ऑयल की साइड से और आज भी हमारी टीम जो कई सालों से हमारी टीम इंडिया के टॉप टीम्स में आती है। आज भी आप खेलते हैं? अभी इंडियन ऑयल के लिए मैंने अराउंड 17 इयर्स खेला है एज ए प्लेइंग कैरियर। 17 तक 2017 के बाद से फिर मैं टीम का कोच बन गया और आज अभी तक मैं उस टीम का कोच हूँ और हमारे कई प्लेयर इंडियन टीम में खेलते हैं और डोमेस्टिक में हमारी टीम नंबर 1 टीम में आती है। और एक जुड़ा हुआ है कोचिंग का और जैसे सर ने बोला कि कुछ साई कोच होते हैं, कुछ ऐसे कोच होते हैं जिन्होंने शायद उनके पास NIS की डिग्री नहीं है, बट जैसे सर का था, सर ने NIS किया जो मतलब NIS हॉकी अब बदली है धीमे धीमे, उनके वो बदले हैं लेकिन सर ने बहुत अपडेट किया अपने आप को, क्योंकि अगर जब तक आप कोचिंग में रहते हैं तो आपको सेम उस ढांचे में चलना कि मैं खेलता था, मैंने ये किया। बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपने मतलब उससे आगे आ नहीं पाते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था जी, लेकिन आप क्या है कोचिंग को खेलना ऐसा है कि अगर आप डे बाय डे आपको अपने को अपडेट करना पड़ता है। सपोज अगर मैं अभी कोच हूँ इंडियन टीम का, अगर मैं इंडिया टीम में जाऊँगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैं वो कोचिंग देख नहीं रहा हूँ, वो बच्चे मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चे वो हैं जो इंडियन टीम में अभी नहीं हैं, वो इंडिया के लिए खेले हैं पर वो इंडियन टीम में अभी नहीं है, क्योंकि डे बाय डे कोचिंग और प्लेइंग का स्टाइल बदलता है। तो उसमें सर ने बहुत खुद पढ़ाई भी की है, मतलब कोचिंग इस एज में आके कोचिंग करते करते भी पढ़ाई भी की है और कोचिंग करते रहे हैं, क्योंकि आपको अपडेट होना पड़ता है। आज मैं भी कई बार ऐसा होता है कि मैं जहाँ फंसता हूँ तो मैं भी वो पढ़ता हूँ उस चीज को, उनसे पूछता हूँ कोचेस से कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इनफैक्ट मैं देख रही हूँ तो आपकी जर्नी में ये भी दिख रहा है कि दो बार जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई पर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी साथ में थी और आपको एक चूज करना था, वो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है और आपने दोनों बार चूज किया भरोसे से। एक मतलब एक होता है वो और एक भरोसा चूज किया और आपने और दोनों बार आपका इट वेंट। इसमें इवन जैसे देवेश का था ना केस, ऐसे केस मेरे पास उस समय जब मैं एकेडमी में था, कोच था, तो मेरे पास हमेशा आते रहते थे। अच्छा। कि लड़कों को बहुत सारी प्रोफेशनल टीमें होती हैं, चाहे वो किसी बैंक की हो, पुलिस की हो, ऑयल कंपनी की हो, एयर इंडिया की थी, एयरलाइंस की थी, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग भी एक बड़ा वैसा वर्ड है ये, पोचिंग करते हैं। पोचिंग समझते हो ना? कि वो लड़का अच्छा खेल रहा है उसको उठाओ यार, अपने यहाँ ले आओ। तो इस तरह से वो हमारी जो है वो एकेडमी वो नंबर 1 थी इंडिया में। तो सारे कोचेस की जो प्रोफेशनल कोचेस थे उनकी नज़र रहती थी ऐसे, एयर इंडिया में देखो यार कौन सा प्लेयर है। कोचिंग मुझे बिना बताए लड़के से बात कर लेते थे कि भाई तेरे को जॉब दे देंगे, आ जा तू। हाँ ऐसे आते थे। तो वो क्या होता था, वो हालांकि लिए मेरे लिए वो थोड़ी सी हेडेक भी होती थी। हालांकि मुझे फुल टाइम कोई इन लड़कों को अपने पास थोड़ी रखना होता था। अल्टीमेट एम क्या है कि ये प्लेयर बन जाए, प्लेयर बनने के बाद इनका कैरियर कहीं हो जाए, और कैरियर कैसे होगा, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे ये, तो यही होता था। लेकिन मेरा इन लोगों के ऊपर एक वो रहता था कि जैसे मैंने इसको भी समझाया था, और बड़े लड़के बड़े केस होते थे ऐसे, बड़ी स्टोरीज हैं ये। तो अब लड़का उधर से देख रहा है कि मेरे को ये जॉब ऑफर कर रहा है, उसको इतनी कम उम्र में, तो उसका एम ये रहता था उस बच्चे का कि मैं जाऊं, मेरे को जॉब मिल रहा है, मैं जाऊं अब। तो उस समय क्या है, सोचने का कम वो होता है, नज़रिया जो होता है वो कम होता है, कन्फाइंड टू दैट एरिया कि मुझे जॉब मिल रहा है। अब मुझे ये दिख रहा है कि इस लड़के ने अगर अभी जॉब ज्वाइन कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। मुझे लग रहा है कि ये मटेरियल है इंडिया खेलने वाला, इसको अभी जॉब में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। या मुझे साथ में ये लग रहा है कि ही डिज़र्व्स बेटर जॉब देन दिस प्रेजेंट जिसका ऑफर आ रहा है। तो मैं कोई जॉब देने वाला नहीं था, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, किसी कंपनी का मैं मालिक नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ। लेकिन था तो क्या था, एक कॉन्फिडेंस कि नहीं ये लड़का बड़ी जॉब के लिए डिजर्व करता है। जैसे मैंने इसको भी बोला, देवेश को, मैं कहा नहीं इसको तुम मत जाओ। हालांकि मैं फेल भी हो सकता था अपनी उसमें कि बाद में इसको ना मिले कुछ, लेकिन एक वो था, कॉन्फिडेंस था। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि जो अच्छी टीमों वाले कोच होते थे ना, वो डायरेक्टली भी पूछते थे मुझे, अच्छा, कि मंसल यार कोई एक मुझे वो फुल बैक चाहिए, पोजीशन वाइज पूछते हैं, यार मुझे एक फुल बैक अच्छा चाहिए, मेरे पास एक वैकेंसी है, बता यार कोई। तो मैं अगर मेरी एकेडमी में है तो मैं उसको बताता था कि इसको देख लो तुम, वो ऐसे भी जाते थे। इवन मेरा उस समय ये भी रहता था कि मैं अदर देन माई एकेडमी
मेरे को बाहर कोई बच्चा अच्छा लगता था ना खेलते हुए कहीं किसी उसमें, तो मैं उनका भी नाम लेता था। लेते थे, हाँ। कि भाई वो यार चंडीगढ़ में वो लड़का एक बड़ा अच्छा खेल रहा है आजकल, वो तुम्हारी टीम में सेट हो सकता है, उसको ले लो। ये मेरा ये रहता था। तो जब इस तरह से बात करते थे तो वो जो बाहर वाले कोच होते थे उनको कॉन्फिडेंस था कि यार ये मिसकोट नहीं करेगा किसी को, मतलब कि ऐसे किसी गलत बच्चे को प्रपोज कर देना कि जॉब मिल रही है तो प्रपोज कर दो गलत बच्चे को, क्योंकि जॉब एक बड़ा अट्रैक्शन होता था उसमें। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि लास्ट इवन इनकी टीम में भी जब जो बच्चे थे ना, कुछ जैसे पंजाब के थे लड़के, तो पंजाब में उन दिनों अट्रैक्शन होता था पंजाब पुलिस का। अच्छा। बहुत खासतौर से हमारे नॉर्थ में और पंजाब में, क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्समैन को डायरेक्ट लेते थे उस समय। इंस्पेक्टर, ये डीएसपी तो बाद में शुरू हुआ, अब तो डीएसपी लेते हैं बड़े प्लेयर्स को डायरेक्ट पंजाब हरियाणा में। तो उस समय क्या है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट लेते थे। और हमारे यहाँ पंजाब में, नॉर्थ में खासतौर से ये जो स्टार लगते हैं ना, इनका बड़ा जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे नॉर्थ में कि बड़ी शेखी होती थी उसकी। हालांकि देखो, जो एक बच्चा इंडियन ऑयल में अफसर है, उससे जो डीएसपी जा रहा है दूसरा, उसकी आधी से भी कम सैलरी है। डीएसपी गवर्नमेंट जॉब है ना वो तो, और ये कॉर्पोरेट जॉब है, इसमें तो सैलरी बहुत होती है, पर्क्स बहुत होती हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, जिसको पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं, बहुत लोग समझेंगे, है ना, टॉर कहते हैं, मतलब है ना, कि शेखी एक होती है कि भाई स्टार लगे हुए हैं, और अगर मान लो डीएसपी है तो एक बंदा बंदूक लेके बैठा है और गाड़ी में जा रहे हैं डीएसपी साहब। तो फिर इनके साथ के बहुत लड़के थे, 2-3 पंजाब के, जो अभी भी हैं हमारे इसमें। अब वो डीजीएम तक भी पहुंच गए हैं, चीफ मैनेजर तक भी पहुंच गए हैं। अच्छा। हर चौथे दिन मुझे उनका फ़ोन आना वहाँ से, पंजाब से, सर पंजाबी में बोलूँ एक दो वर्ड? हाँ जी बिल्कुल। तो कहते हैं, फ़ोन आ रहा है रात को मुझे, सर असी पक्के कदों होवांगे। पक्के का मतलब रेगुलर, हाँ। क्योंकि ये लोग 2 साल के प्रोबेशन पे थे। हाँ। तो जो पंजाब के प्लेयर होते थे, पंजाब पुलिस वाले, वो लोग उनको पोक करते रहते थे, कोई पता नहीं कब निकाल दें तुमको वहाँ से, क्योंकि दे वांटेड देम टू ज्वाइन पंजाब पुलिस। वो प्लेयर बहुत अच्छे थे, और पंजाब पुलिस उन दिनों में बहुत अच्छी टीम होती थी इंडिया की। तो वो अच्छे प्लेयरों को लेते थे, और फिर पंजाब का प्लेयर बाहर क्यों जाए, उनकी ऐसी सोच होती थी कि हमारे पंजाब के प्लेयर हैं इतने टॉप क्लास, और ये दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो उनको पोक करते रहते थे। वो मुझे फ़ोन करते थे, और मेरा कोई जॉब देने में मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल के साथ उस समय टीम बना रखी थी, उनको वो करता था। और रुको यार थोड़े दिन, तुम मानो मेरी बात, ये जॉब बहुत अच्छी है पंजाब पुलिस से। मैं उनको ये कह के थोड़ा वो रखता था। करते करते 1-1.5 साल हो गया, तो दे गॉट रेगुलर जॉब। फिर उन लोगों को शांति। पर सर पता है बहुत अच्छी बात क्या है, जैसे मैं भी क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो एक चीज़ जो यहाँ मैं देख रही हूँ, अब मुझे नहीं पता हॉकी में कितना है आप बताइएगा, पर मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन मेरे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से है कि जैसे इधर आपको अपने स्टूडेंट्स पे और आपको अपने कोच पे भरोसा है। तो जनरली आई हैव सीन कि बहुत स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि लोग इंडियन कोचेस को प्रेफर ही नहीं करते हैं, मतलब इंडियन कोचेस अपनी दिल जान लगा देते हैं, फिर भी वो एक तो फॉरेनर कोच चाहिए, एक तो चाइनीज कोच चाहिए। आजकल काफ़ी हो रहा है। हॉकी में ऐसा है क्या? हॉकी में भी है अभी आजकल। देखिए मैं जो है ना 2009 में इंडिया टीम से बाहर हुआ था, तो 2000 से लेकर 2009 तक किसी न किसी इंडिया टीम के साथ जुड़ा रहा, वेदर इट इज़ मैन और वुमेन और जूनियर और सीनियर, वट एवर इट इज़, नेशनल टीम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 2009 में मैं बाहर हुआ था। 2009 के बाद से रेगुलरली फॉरेन कोचेस हैं। हाँ है ना, रेगुलरली फॉरेन कोचेस, और स्टूडेंट्स भी वही, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन और इंटरनेशनल का जो स्पोर्ट्स का टेक्निक्स होता है वो डिफरेंट तो होता ही होगा आई एम श्योर। अभी देखो जैसे यहाँ पर भी मेरी, आप सोचोगे मैं हर बात को जो है उस तरह से बोल रहा हूँ, नहीं, जो पहली वो है, मैं इसमें भी 2 राय रखता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं जो कोचेस होते हैं, नहीं बाहर के कोचेस को नहीं बुलाना चाहिए, ये है वो है, हमारे इंडिया के कोच बहुत अच्छे हैं। तो आई डू एग्री, बट स्टिल ऑन द सेकेंड हैंड मैं ये कहता हूँ कि फॉरेन के कोच भी बहुत सारी चीज़ों में हमसे अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमसे अच्छे होते हैं। तो उनका होना भी जो है वो गलत चीज़ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है कि मिक्सचर होना चाहिए दोनों का, नॉट ओनली फॉरेन कोचेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कारण क्या है उसका
जो मैं समझता हूँ आज हमारे इंडियन कोचेज़ में, ऑफ कोर्स मेरे कोच भाई बुरा नहीं मानेंगे इस बात से और मैं भी कोच हूँ तो मैं भी बुरा नहीं मान रहा हूँ। हाँ। तो क्या है, एक चीज़ जो फॉरेन कोचेज़ की सबसे अच्छी है और हम लोगों से भी अच्छी रहती है, टैक्टिकली दे आर बेटर देन अस। ओके, टैक्टिकली आई एम टॉकिंग। अर्लियर जब हम लोग खेलते थे और हमारा कोचिंग कैरियर शुरू हो रहा था, बिकॉज आई एम 65, तो मैं इसलिए अपने टाइम वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि गैप पड़ा है बीच में, तो इसलिए टाइम कहते हैं। जैसे घर में माँ बाप कह देते हैं ना, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, जनरेशन गैप हो जाता है वो, तो इसलिए मैं हॉकी में ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि हमारा समय जब था। काफ़ी समय हो गया उसको। तो क्या होता था कि उस समय कहा जाता था और हम जनरली सुनते भी थे हर में कि नहीं, जो ये गोरे होते हैं ना, गोरे वर्ड यूज़ किया जाता है फॉरेनर्स के लिए, आज भी यूज़ होता है। कहते हैं गोरे जो होते हैं ना फिजिकली हमसे बहुत तगड़े होते हैं, इसलिए हम लोग हार जाते हैं। ये अभी भी बोला जाता है, ये तो स्टेटमेंट तो अभी काफी भी होता है, लेकिन बट आई कंट्राडिक्ट दिस। आज की डेट में हम फिजिकली वी आर नॉट लोअर देन ये गोरेज। मानोगे ना इस बात को? फिटनेस में हम आज की डेट में एक तरह से उनसे अच्छे होंगे लेकिन बुरे नहीं होंगे, उसमें एट पार हैं हम। उसमें एक पॉइंट आता है ऐसे, इससे मान जो मेरा एक सोच है, सपोज मैं गोलकीपर हूँ। हाँ। तो इंडिया में क्या है कि बहुत ऐसे कम गोलकीपर है इनकी हाइट अच्छी हो और जैसे सीजीएस है, हाँ, जो भी है हाइट अच्छी हो और बहुत एजाइल है, बहुत जो है। हाँ। लंबा गोलकीपर बहुत कम होते हैं जो लंबा हो और क्विक हो। लंबा होगा वो स्लो होगा, छोटा होगा वो क्विक होगा। क्योंकि हमारी एवरेज हाइट 5, इंडिया की 7'5'8" है एवरेज हाइट मेंस की। जर्मन्स हॉलैंड या वो हैं उनकी एवरेज हाइट 5'11" और 6 है, एवरेज हाइट 5'11" एवरेज हाइट होती है। वहाँ गोलकीपर होते हैं 6'1". तो जो एवरेज हाइट वाला गोलकीपर होगा वो ज़्यादा क्विक होगा क्योंकि उसकी नॉर्मल हाइट है, लंबा आदमी स्लो होता है, तो उसका उनको एडवांटेज मिलता है फिजिक्स से, नॉट ए फिटनेस। फिटनेस से डिफरेंट इशू। फिटनेस में क्या है, आपको हम बहुत फिट हैं, बहुत थकते नहीं हैं, आज के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट एक आपको बॉडी एडवांटेज मिल रहा है हाइट का, उसका एडवांटेज उनको है। अच्छा। जैसे आप हाइट देखेंगे, अगर वुमेन्स में जाएंगे, वुमेन्स में आज की डेट में जो अभी जो यूएस टीम है या बाकी टीम है, सभी लड़कियों हाइट बिल्ड देखिए आप, बहुत अच्छी है, 5'9", 5'8". इंडियंस की जो वुमेन्स की हाइट है वो तो बहुत काफी कम, 5'3" हार्डली ऐसी काफी कम है। फिटनेस बहुत अच्छी इंडियंस वुमेन्स की, बट जो फिजिक है, वो फिजिक जो एडवांटेज है ना, अब जैसे अब फिजिक एडवांटेज क्या है, एडवांटेज फिजिक का, स्टेप लंबे हैं उनकी, रीच लंबी हो गई उनकी, बट दैट इज नॉट हो जाते होंगे बस, वैसे फास्ट नहीं, दैट इज नॉट फिजिकल फिटनेस। तो वही जो देवेश ने बात बोली बड़ी सही, कि जो फिजिक का एडवांटेज है ना वो तो वो ले सकते हैं हमसे, लेकिन फिटनेस की जहां तक बात है वी आर एट पार विद देम। अब उस समय ये कहते थे कि नहीं चलो ऐसा होता है, स्लोली फिर बाद में आया। तो मैं अपनी टाइम की बात करता हूँ कि जब मैं कोच था, चाहे मैं एकेडमी का कोच था, साई का कोच था, या फिर इंडिया टीम का भी कोच था, तो तब तक टाइम ऐसा आ चुका था 2000 के आसपास कि भाई फिजिकल फिटनेस जो है वो प्राइम है। तो उसको जो हमारे पुराने कोच थे वो नहीं लेते थे उस सेंस में, वो कहते थे स्किल के ऊपर जोर देते थे, सारा टेक्निक स्किल के ऊपर देते थे। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा वो करता था, ये लोग भी जब थे इवन, तो मैं फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इनका घोड़ा बना के रखता था। सर हंसे, क्या याद आया आपको? तो मैं इन लोगों का घोड़ा बना के रखता था क्योंकि मुझे पता था कि जो मॉडर्न हॉकी है, उस समय मॉडर्न हॉकी शुरू हो चुकी थी अच्छे लेवल पे, टर्फ की हॉकी थी, टर्फ पे खेली। मुझे एक सीन याद आता है, हम लोग मतलब एकेडमी में थे तो बहुत टफ ट्रेनिंग होती थी, सुबह उठना करना। क्या रहता था एक बार शेड्यूल भी बताइएगा? मतलब सुबह उठते थे हम लोग 5-6 बजे, 6 बजे ग्राउंड आते थे। तो उस टाइम कोसा उस टाइम आते थे, कोसा स्कूटर था एक, आप पता नहीं याद, चेतक था, तो उससे आते थे। तो हमारा जो स्टेडियम था वो इंडिया गेट के सामने है। अब तो काफ़ी चेंज हुए हैं, उस टाइम पर सामने खिड़की थी जो एकदम इंडिया गेट के सामने दिखता था, उससे रोड वो गेट दिखता था। तो कभी कभी होता है पानी गिरता है, तेज हो रहा है, तो लगता था कोसा नहीं आएंगे, तो पानी है, तो आज नहीं करते ट्रेनिंग, तो हम सब बैठ जाते थे, पर हम जानते थे आ सकते हैं क्योंकि बहुत इनका पक्का था कि ये आ जाते थे। तो एक लड़का बैठा था उस खिड़की पे सामने से देखने के लिए, जैसे ही स्कूटर को आ रहा है, चला आ गए, चेतक की आवाज आ रही थी, तो सब स्कूल के नीचे उतर गए ग्राउंड में, जब तक आएंगे ऊपर, क्योंकि रेजिडेंस था ना, रेजिडेंशियल खौफ था सर का। एक मतलब इसमें एक चीज है, वो मैं कोट करूंगा
कि कोसा में एक चीज़ थी कि जब तक वो आपके कोच हैं, वैसे होना भी चाहिए जो आज के बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं क्योंकि जिनकी एज होती है 17, 16, 18 ईयर्स, बहुत माइंड वेरी डेंजरस एज होती है, तो बहुत सख्त रहते थे। मतलब ये था कि हम लोग यहाँ से अगर वो आते थे तो हम लोग साइड जाते नहीं थे। अच्छा, बाप रे, कौन सामना करेगा। हाँ। बट जैसे जैसे हमारी जॉब लगी, देन वी बिकम फ्रेंड्स। तो फिर वो कोसा बात करना, हंसी मजाक करना। पहले ये था कि अगर आ गए सामने कोसा तो मतलब ही नहीं कोई बच्चा जाएगा। वो उसमें से प्रेशर और उसमें डिफरेंस रहता था, आपको कभी ऐसे प्रेशर वाला फील नहीं है मुझे परफॉर्म करना है, एक्सपेक्टेशंस है ऐसा? नहीं, प्रेशर तो नहीं था, लेकिन ये था कि एक डिसिप्लिन था वो, क्योंकि जब खुद वो टाइम से आते थे हाँ। तो हम लोग को लगता था कि टाइम से आएंगे तो हमको पहुंचना पड़ेगा, और ट्रेनिंग पूरी करते थे, तो एक रिस्पेक्ट थी पर डर भी था, क्योंकि वो उनका बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अगर किसी ने कोई बदतमीजी की तो फौरन सामान पैक करो। एक डायलॉग होता था कोसा साइड कि सरकारी सामान जमा करो और निकल लो यहाँ से। उसमें भी जो बच्चा आकर रुक गया 1-2 दिन, मुझसे भी हुआ 1-2 बार हुआ है, जो रुक गया सॉरी सर 1-2 बार लगता था तो छोड़ देते। तो चला गया फिर उसकी किस्मत। वो पनिशमेंट नहीं देते थे, हॉकी स्टिक लेके भागने, चक्कर लगाने? वो तो सब छोटे मोटे होते थे। मेरा एक्चुअली पता क्या, जो मेरा लाइफ का वो रहा कोचिंग का डिसिप्लिन जो है वो मेरा फर्स्ट वो था। सबसे पहला स्टेप जो था मेरा ये सोचना था कि अगर बच्चा डिसिप्लिन में होगा तो वो स्किल अपने आप सीखेगा। डिसिप्लिन में होगा तो नेचुरली जो हम उसको सिखाएंगे वो सीखेगा। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो वो कभी भी नहीं सीख सकता फिर। तो ये एक मेरी सोच होती थी हमेशा। तो मैं हमेशा, मुझे उस समय तो खैर हम लोग टॉप पे थे, बड़े पत्रकार आते थे, और फिर टीवी का ज़माना शुरू हो गया, टीवी वाले आते थे तो वो लोग पूछा करते थे कि मंत्र क्या है आपका? तो मैं कहता था भाई मंत्र मेरा सबसे पहला डिसिप्लिन। मैंने कहा मैं 30% क्रेडिट मेरी तरफ से, अगर मेरा कोई 1% भी मुझे वो मिली है कामयाबी तो उसका 30% जो है डिसिप्लिन को जाएगा। कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और वो क्या है, हमारी जो एकेडमी होती थी वो 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं। उस समय अगर आपने थोड़ा सा भी डिसिप्लिन को इग्नोर कर दिया ना तो वो हाथ में नहीं रहेंगे। अब देखो मैं आपको कोट करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े, इनके साथ भी, इनसे पहले भी थे मेरे पास, इनके बाद में भी हुए। तो बैच होते थे वो तो सारे। हाँ जी। तो गगन तुम्हारे बैच में था, तुमसे पहले था? 1 साल पहले था। तो एक लड़का था गगन अजीत। ऐसे बहुत कोट हैं मेरे पास, लेकिन एक मैं बोल रहा हूँ। अभी एसएसपी है पंजाब का प्रोमिनेंट, पंजाब का प्रोमिनेंट वो है, पुलिस ऑफिसर है, प्रोमिनेंट एसएसपी है वो। तो वो क्या था, वो उसके पापा वो ओलंपियन थे, ओलंपिक खेले थे, और उसके ताऊजी वो ओलंपियन थे और इंडिया के कप्तान रहे थे 72 ओलंपिक गेम्स में। तो मतलब पंजाब के बड़े नाम थे, जिसके पापा और ताऊजी इतने बड़े प्लेयर रहे हों तो पंजाब के सारे कोच तो उनसे डरते थे। वो लड़का था पंजाब में, उस ज़माने में जालंधर में स्पोर्ट्स कॉलेज हुआ करता था, तो वो लड़का उसमें पढ़ता था स्पोर्ट्स कॉलेज में, और उसने भी बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करे हैं उस स्पोर्ट्स कॉलेज ने, तो वो भी वहाँ पे था। लेकिन सारे कोच उसके पापा और ताऊजी के नाम से डरते थे, तो उसको कुछ नहीं कहते थे। तो वो उससे वो बिगड़ गया लड़का वहाँ पर। किसी ने कुछ कहना ही नहीं, प्रैक्टिस में जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, क्लास में जा रहा है तो जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा। कोई कुछ कहता नहीं था उसको कि नहीं वो तो मीकी पाजी का भतीजा है और जित्ती पाजी का बेटा है, तो सब डरते थे उससे। तो जब ये स्टेज आ गई कि वो लड़का थोड़ा सा दिखने लगा कि बिगड़ गया, अच्छा, तो उसका एक कज़न अंकल थे, वो मुझे मिले, वो बीएसएफ की टीम के कोच थे। तो हम लोग टूर्नामेंट्स खेलने जाया करते थे, तो एमपी में एक जगह हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो वो उसका कज़न अंकल मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे कहा, कहता है यार बंसल वो मेरा भतीजा है, उसका निकनेम था गिन्नी, गगन अजीत सिंह उसका नाम था। गगन उसका नाम था, अजीत सिंह फादर का नाम, अच्छा। गगन अजीत सिंह, और निकनेम था गिन्नी। तो मुझे कहने लगा, कहता है यार वो गिन्नी है वो थोड़ा बिगड़ गया है यार, मैं चाहता हूँ तेरी एकेडमी में आ जाए वो। तो मैंने कहा अब जब बिगड़ गया तो तू उसे कह रहा मेरी एकेडमी में आ जाए। कहता नहीं तेरी एकेडमी का मुझे पता है डिसिप्लिन और वगैरह। मैंने कहा ठीक है, थोड़े दिन बाद ट्रायल है हमारे, गर्मियों के दिन थे, तो मैंने कहा उसको भेज देना तू। वो आ गया ट्रायल देने के लिए हमारे पास। बहुत टैलेंटेड लड़का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड, बट वही बात थी एटीट्यूड कि एटीट्यूड, डिसिप्लिन, तो मेहनत नहीं करनी, क्योंकि किसी ने टोकना नहीं है। तो एनी हाउ मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया अपनी एकेडमी में, ले लिया। अब जब सिलेक्ट कर लिया
और शायद पहला हफ्ता ही होगा, उसकी किस्मत ख़राब थी या अच्छी थी, आई डोंट नो। फर्स्ट वीक था, तो सुबह जैसे हम 6 बजे क्लास शुरू करते थे, जैसे होता है ना स्पोर्ट्स में लाइन अप करते हैं सुबह, आपने देखा होगा, काउंटिंग होती है, 25 बच्चे हैं, 1 2 3 हो गया, देखो 24। मैंने कहा अरे कौन नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ, नए बच्चे थे कुछ, कहते सर गिन्नी नहीं है। गिन्नी कहाँ गया? सर सो रहा है ऊपर। तो ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, अंदर ग्राउंड था, ऊपर 2nd फ्लोर पे हॉस्टल था हमारा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तब तक तुम लोग वॉकिंग करो एक राउंड ऐसे ट्रैक पे, मैं आता हूँ। मैंने ऐसे दीवार पे हाथ रखा, जंप मारी ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच गया हॉस्टल में। तो देखता क्या हूँ कि गगन अजीत जो है ऐसे करके लेटा हुआ है बेड के ऊपर, और सिर्फ उसने शॉर्ट्स पहनी हुई है, ऊपर नेकेड और शॉर्ट्स पहनी हुई है उसने, और ऐसे उल्टा लेटा हुआ सो रहा बेखबर, उसको नहीं पता। देखा, मुझे बड़ा गुस्सा है। तो ऐसे इधर उधर देखा, एक स्टिक पड़ी हुई थी। तो ऑफ कोर्स आज मैं आप नहीं कर सकते आज की डेट में। आज ऐसा जमाना, आप बच्चे की आंखों में आंखों डाल के स्कूल में टीचर देख नहीं सकते, ये एक क्राइम है ये भी एक तरह से। बट तो मैंने ऐसे स्टिक उठाई, 3 स्टिक उसके यहाँ पीछे मारी मैंने, फुल जितने मेरे में ताकत थी, और एकदम ऐसे हड़बड़ा के उठा। नेचुरली जब आप ऐसे सो रहे हो और ऐसे एकदम लगे तो होता है ये। तो एकदम ऐसे हड़बड़ा के उठा, और मैंने कुछ नहीं बोला उसको। उठा, मैंने कहा या तो 10 मिनट में ग्राउंड में आ जा, नहीं तो दोपहर तक अपना सामान पैक करके वापस चले जा। सरकारी सामान। नो सेकंड डायलॉग, ओनली दिस मच मैंने बोली, ये 2 लाइनें, एंड आई केम डाउन टू ग्राउंड। मैंने एक्टिविटी शुरू कर दी इन लोगों की। वो आ गया नीचे, आया, ही ज्वाइंड एक्टिविटी, मेरे से पूछा, ज्वाइन करी, चलो हो गया शुरू, हो गया। उसके बाद वो हमारे पास 2.5-3 साल रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स हमने चेंज करा उसको। स्किल में तो हमने उसको कुछ चेंज नहीं करा, सब कुछ थी उसके पास, मैं ये क्रेडिट नहीं लेता, बट वेरी गुड स्कोरर। लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको बड़ा प्लेयर बनने से रोक रही थी, तो वो हमने ज़रूर इन्फ्यूज़ की, और उसको कुछ भी जो हमें आता था हमने बताया, और मेरे ख्याल से 2 साल के बाद वो इंडिया टीम में आ गया वो लड़का। उसके बाद फिर वहीं से उसको हमने एयर इंडिया की सीनियर टीम में खिलाया थोड़े दिन स्टाइफंड पे, फिर उसको बीपीसीएल में भेज दिया एज ऑफिसर, उसने ज्वाइन करा बीपीसीएल में, भारत पेट्रोलियम में। और भारत तब तक इंडियन ऑयल टीम नहीं बनी थी, उससे पहले की बात है ये। भारत पेट्रोलियम में ज्वाइन करा, लेटर ऑन ही ज्वाइन डीएसपी इन पंजाब पुलिस। तो उसका वो फर्स्ट केस था डीएसपी वाला। पंजाब पुलिस में उसने डीएसपी ज्वाइन करा, ऑफ कोर्स उसने बड़ा अच्छा काम करा और प्रोमिनेंट ऑफिसर्स में रहा, आज वो एसएसपी है। तो आज अगर आपसे पूछूं मैं, ऐसे स्टूडेंट्स का आज कैसा है, मतलब जैसे सर ने बात करी ना कि अब आज जो है हम आई टू आई भी इतना नहीं कर सकते, आज आप अगर कोच करते हो तो हाउ इज द सिनेरियो नाउ? चेंज हो चुके हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गए, पहले फोन नहीं होते थे, हाँ, अब तो आधे टाइम तो लोग फोन पे जाते हैं, इवन व्हाइल प्लेइंग। हाँ, और इसके अलावा पहले मतलब भले ही आप कोच कितना भी डांट ले मार ले, बच्चा अपने घर पे नहीं करता था कभी। आज खैर बच्चे को मारते भी नहीं है, लेकिन ये कि अब वो एक रिस्पेक्ट है, पर जो मैं जो देखता हूँ कि जो पहले होता था कि कोच ने बोल दिया तो जिस दौर से आप गुजरे, हाँ, वही करना है, उसके आगे आपको नहीं जाना है, वो नहीं है। अब बच्चे अपना डिसीजन खुद लेते हैं। हाँ। अगर कोच बोलेगा इसे आज के टाइम पे यहाँ ज्वाइन नहीं करना है, वहाँ कर लो, हाँ। तो वो एक बार वेट करेगा, बोले नहीं सर मैं तो वहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। तो वो चीज़ थोड़ी मिसिंग है। ये नहीं कि बच्चे बदल गए हैं, हाँ। बच्चे बदले नहीं है, टाइम बदल गया है, एनवायरनमेंट कह सकते हैं, थोड़ा ऐसा टाइम बदल चुका है, और काफ़ी कुछ चीज़ें आप से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, गैप आया था ना, जनरेशन गैप, तो वो चीज़ बदल गई। हमारे टाइम पे डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, हम भी अब चेंज हो गए हैं एज ए कोचेस। आपने जो बोला इवॉल्व होते रहते हैं, हम भी बच्चों से पूछते हैं कि इसमें हम बता रहे हैं सही है गलत है, कि अगर ऐसा नहीं है कि बच्चा बोलता नहीं है ये गलत है चीज़, देन वी विल सी कि उसमें क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें बदल रही हैं। पहले टाइम में मतलब ये नहीं कि हम पूछते थे, बट से वाली मीटिंग चल रही है, हाँ। जो कोच ने बोल दिया तो सही बोल रहा होगा। वो उसको क्या है ना, आजकल जैसे कहते हैं, आजकल की भाषा में जो हम लोगों का टेक्निकल वो होता है, कहते हैं प्लेयर ड्रिवन सिस्टम। ये अब पहले कोच ड्रिवन सिस्टम होता था, अब प्लेयर ड्रिवन सिस्टम हो गया है।
तो ऐसा नहीं, उसमें क्या है दोनों का वो होता है। अब क्या है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी पढ़े लिखे भी हो गए हैं, बच्चे भी आने लगे हैं। अब देखो जैसे ना एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरा नाम बहुत जुड़ता है दिलीप तिर्की के साथ। आपने धनराज पिल्ले का नाम सुना होगा। दिलीप तिर्की और धनराज पिल्ले जो है ना, दोनों आज के मॉडर्न हॉकी के अटपार प्लेयर माने जाते हैं। तो दिलीप तिर्की जो था मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल प्लेयर हुआ। उसके बाद तो फिर बहुत हो गए, ये लोग सब आए, बहुत हुए। दिलीप तिर्की से शुरुआत हुई थी। तो तब मैं उड़ीसा में था, बिफोर दिस एयर इंडिया हॉकी एकेडमी। अच्छा। तो मैंने साई ज्वाइन करी थी और मैं उड़ीसा में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो उड़ीसा में उस समय हॉकी चल रही थी और वो सारे ट्राइबल प्लेयर्स हुआ करते थे उड़ीसा में। जो ये सुना हुआ आपने शायद, डुंगडुंग, तिर्की, ये सरनेम सुने हो सकता है। तो ये सब ट्राइबल कम्युनिटी हैं। ओके। और जैसे पहले हमने शुरू में बात की थी कि पंजाब के और यूपी के प्लेयर हुआ करते थे। तो फिर देयर वाज ए टाइम जब ट्राइबल प्लेयर्स ने आना शुरू करा। अच्छा। और ट्राइबल प्लेयर्स की काफ़ी उसमें वो हुई, एंट्री हुई हॉकी में। तो दिलीप तिर्की मेरे पास आया जब मैं उड़ीसा में था और 9 साल का था जब उसने मुझे ज्वाइन करा वहाँ पर। वो साई की एक स्कीम थी उसमें। दिलीप तिर्की ने ज्वाइन करा, हमने टीम बनाई, टीम बनने लगी। मेरे पास बड़े टैलेंटेड बच्चे थे वो सारे के सारे। और हम वहाँ से आया करते थे दिल्ली। नेहरू हॉकी टूर्नामेंट एक होता था, दैट वाज बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। जूनियर से लेकर सीनियर तक अलग अलग कैटेगरी में होते थे। तो हम आते थे। तो दिलीप तिर्की दोज डेज ही यूज्ड टू प्ले एज स्ट्राइकर फॉरवर्ड। ओके। तो मैंने देखा कि, और उन दिनों में ट्राइबल बच्चों की हाइट कम होती थी बहुत। अब तो फिर भी अच्छे मीडियोकर हाइट के आने लगे हैं काफ़ी। उन दिनों में छोटी हाइट के हुआ करते थे ट्राइबल प्लेयर भी। तो दिलीप तिर्की उनसे थोड़ा सा अलग था, थोड़ा लंबा सा था और फिजिक भी बड़ी अच्छी थी उसकी, स्लिम ट्रिम था वो। और खेलता था फॉरवर्ड। तो मुझे जब मैं टीम बना रहा था यहाँ आने के लिए, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था दिल्ली वाला, तो टीम बना रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो फॉरवर्ड लाइन है, स्ट्राइकर्स हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन डिफेंस में थोड़ी सी मुझे वो है, कमज़ोरी है। और मैं दिलीप का गेम का स्टाइल देखता था खेलते हुए। तो मैंने दिलीप को पूछा, मैंने कहा दिलीप तू डिफेंस में खेलेगा? तो 10-11 साल का, उस समय सेकेंड या थर्ड ईयर था शायद, 10-11 साल का बच्चा था। तो और वो दैट टू ट्राइबल, मतलब इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते थे कि बिल्कुल बोलते ही नहीं थे वो। तो जो बोल दो बिल्कुल ही नहीं बोलते थे कुछ, जो बोल दिया बस उसको हाँ ना भी ठीक से नहीं करना, इतने ज़्यादा ऐसे होते थे। तो ही एग्रीड। तो उसको मैं मिडफील्डर ले आया। हम यहाँ पर आए खेलने दिल्ली में। वी वर विनर, ऑल इंडिया टूर्नामेंट था। हर एक स्टेट से एक एक टीम आया करती थी बेस्ट। हम लोग विनर हुए एंड दिलीप वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट डिफेंडर। पहला चेंज। अगले साल हम आए, मैंने उसको मिडफील्डर से डीप डिफेंडर, मतलब फुल बैक जिसको कहते हैं ना, ये वर्ड तो शायद सुना हो, फुल बैक होते हैं। तो मैं फुल बैक ले गया उसको। तब तक वो थोड़ा थोड़ा डिफेंस में एडजस्ट हो गया था, मतलब और ज़्यादा चेंज कर दिया। फुल बैक ले गया मैं उसको। अगेन दिलीप, वी वर विनर हियर, और उससे ऊपर वाले एज ग्रुप में। और दिलीप अगेन बेस्ट फुल बैक ऑफ द, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। दिलीप की लाइफ चेंज हो गई। दिलीप परमानेंट फुल बैक हो गया। और ये स्टेज आई कि दिलीप वर्ल्ड का बेस्ट फुल बैक आज तक भी जाना जाता है, जबकि कितने साल हो गए उसने छोड़े हुए। और वो हाईएस्ट कैप्ड प्लेयर है वर्ल्ड का आज भी। कैप्ड मतलब? जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हों। ओके। He played for Olympics. और 412 उसके इंटरनेशनल कैप हैं, जो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। हमारा कैप्टन भी था मेरा वो, जब मैं एशियन गेम्स में अच्छा 2002 में, मतलब दिलीप भाई मेरे साथ करीब 6 साल खेले। हाँ लगभग। तो मतलब टैकलिंग की वर्ल्ड बेस्ट थी, बहुत अच्छा टैकलिंग, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर रहा है वो ईयर्स टुगेदर। उसकी इतनी रिस्पेक्ट थी वर्ल्ड में, सारे प्लेयर हों या कोई भी हो वर्ल्ड के, गोरे भी जितने भी थे दिलीप को बहुत मानते थे। ही वॉज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। कभी जिस बंदे ने कभी एक कार्ड ना लिया हो, क्वाइट प्लेयर था, मतलब और वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर। अभी भी वैसे ही, अभी भी वैसे ही एकदम। अभी भी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। अब वो हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट है। और अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री है। तो दिलीप जो है वो राज्यसभा का मेंबर भी रहा। अच्छा। उसके बाद अभी उसने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था। वो तो अनफॉर्चुनेटली पूरी पार्टी ही उनकी हार गई, वो उड़ीसा में है। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट स्टिल ही इज आइकन ऑफ उड़ीसा स्टिल। और आज की डेट में भी इतना सब कुछ होते हुए भी वो वैसा ही है दिलीप।
अगर वो देवेश से मिलेगा तो देवेश को आकर के हक करेगा वो, और देवेश कैसा है शायद ये वर्ड बोलेगा। स्पोर्ट्स तो सर एक पर्सनालिटी बिल्ड करता ही है, मतलब स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, वो बहुत कुछ आई थिंक मैं ये फील करती हूँ लाइफ में चेंज लेके आता है, एक डिसिप्लिन जो आपने बोला सबसे पहले। और मैंने ये भी देखा है कि सर जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर रहे होते, फिर वो जिस फील्ड में जाते हैं ना वो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, वो कुछ भी। और अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। हाँ। ये जो आपने बोला ना हर फील्ड वाली बात। हाँ। अब ये लोग हैं जैसे इन लोगों ने 15-17 साल खेला, ऑफिस नहीं जाते थे ये, इनको फ्री था ऑफिस से। दो आई यूज टू टेल देम कि यार जब बीच में मौका मिले ना कभी कभी ऑफिस चले जाया करो, अपने कुलीग्स के साथ बैठ के गप लड़ाओ, एक कप चाय पियो और आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें 2-4 साल के बाद ऑफिस जाना है तो तुम्हें माहौल वहाँ का देखना चाहिए कैसा है, और जो तुम्हारे कलीग्स हैं वहाँ पर उनसे फ्रेंडली होना चाहिए। उनको ऐसा ना लगे बाद में जब तुम जाओ कि तुम नए हो, और तुम्हें भी ऐसा ना लगे कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो तुम्हें इस चीज़ का थोड़ा सा वो रखना चाहिए। तो ये लोग क्या है आज की डेट में जितने भी हमारे हॉकी प्लेयर हैं सब काम में इनकी बॉस है वो बैडमिंटन प्लेयर थी और मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ रेपो है। तो वो मुझे जब भी मिलती है कहती सर आपके हॉकी वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद क्या है देखो आप, एयर इंडिया था जैसे, अच्छा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बाद में मर्ज हो गए। तो हमारे जितने हॉकी के प्लेयर थे वो जो टॉप के जितने एयरपोर्ट है ना सबके एयरपोर्ट के इंचार्ज तक रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो और हैदराबाद हो, सब में हमारे वंस अपॉन ए टाइम हॉकी प्लेयर थे जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं। एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो सबसे बड़ा होता है, वो सब रहे हैं उसमें इसमें हमारे हॉकी प्लेयर्स। तो उन्होंने जब काम शुरू करा तो फिर वो वही होता है कि एक बिल्कुल जैसे होती ना कि घोड़े के दोनों तरफ वो लगे होते हैं ऐसे, देखा ना आपने कि उसको इधर उधर का कुछ दिखाई नहीं देता और वो अपनी लाइन पे चलता रहे। सही है। तो वो हमारे प्लेयर भी जो काम करने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली दीज, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी रहे मैं उनको भी कहता हूँ बहुत सारे उन्होंने काम करा तो अभी वो टॉप उसमें है। एक्चुअली होता कि स्पोर्ट्स में एक ऐसा सर ने बोला कि हम लोग रहते हैं डेडिकेटेड, बहुत डिसिप्लिन डेडिकेट कि मुझे काम करना है और आज ट्रेनिंग का मुझे करना है। सेम लाइक जैसे हम अभी जैसे हमारे इंडियन ऑयल में हम लोग 17 ईयर्स तक हम काफ़ी प्लेयर हैं, कोई 10 ईयर्स कोई 12 ईयर्स डिपेंड्स जिसका टाइम था वो खेला है। जब वो अपने फील्ड में गया तो उस फील्ड में भले हाँ ये होता है कि आप इतने एजुकेटेड नहीं होते हो, आप इतनी डिग्री नहीं होती हैं, मोस्टली 12 या ग्रेजुएट होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, एक आध होते हैं जो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की होती है। तो जब वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो कहता है कि खिलाड़ी है क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे लाइक इंडियन ऑयल में सभी कोई IIM से आ रहा है, कोई ITN है, कोई लॉ से आ रहा है, कि मतलब बहुत अच्छी टॉप क्रीम आती है इंडियन ऑयल में, टॉप क्रीम आती है। तो आप उसको उनके साथ कंपेयर करना है, उनका काम करना है, वो आपके बॉस भी होगा, आपके साथ कुलीग भी होंगे। लेकिन जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, जब काम स्टार्ट किया तो सर ने बोला डिसिप्लिन और डेडिकेटेड कि ये काम करना है। सीखा, कई लोगों ने काम किया, सीखा। ऐसे मैं तो अभी भी हाफ एक्टिव हूँ क्योंकि मैं टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। बाकी हमारे जो और फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर काम सीखा है। आज वो जितना एक ITN काम कर रहा है उतना ही काम कर रहे हैं। तो कई बार इससे वैसे तो कभी फील नहीं हुआ किसी ने कहा हो, बट होता है कोई बोलता है कि खिलाड़ी है, इनको ये मिलता है, बाहर जाते हैं, ये बनता है, ये होता है, वो होता है। बट तो हम लोग बोलते हैं कि जो काम हमने किया है वो आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सही बात है। जो आप उसके सकते हो 20% भी, लेकिन आपका जो आप काम कर रहे हो उसका 50% हम आराम से कर लेंगे। सही बात है। 100% ना कर पाए पर 50% कर लेंगे। तो वो मतलब मजाक की बात होती है कभी कभी। तो वही है कि खिलाड़ी बहुत डेडिकेट होता है, उसने बस सीखना है और काम खत्म करना है। तो वो टालता नहीं है कि मैं काम कल करूंगा या परसों कर लूंगा। अगर आज कर दिया तो कोशिश करिए काम आज ही खत्म हो जाए मेरा। तो वो एक बना हुआ रहता है वो। पर मैं सर अगर आपसे पूछूं तो आपने जो आपकी स्पोर्ट्स की अगर एक होता है तो ओलंपिक से लेके अर्जुन अवार्ड, दीज आर लाइक द टॉप मोस्ट, मतलब इसके आगे और भी चीज़ें, पर ये आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की इच्छा होती है। तो आप वो ऑलरेडी सब अचीव किया है अपने लाइफ में। तो आपसे अब मैं करियर की बात, अगर यही हम करियर की बात करें तो मुझे ये जानना है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का अगर जब वो एक किसी भी स्पोर्ट में फील्ड में आता है और ये सारे अवार्ड्स, पर उसके बाद का जो करियर पाथ होता है क्या होता है, कैसा दिखता है और कहाँ कहाँ लोग जाते हैं एंड हाउ डज इट वर्क? कि अलग अलग है। जैसे मैंने अभी भी मैं
एक्टिव हूँ, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एज ए कोच मैं काम करता हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो उनको लगता है कि आगे हमारे कुछ फ्रेंड्स और भी हैं जो प्रॉपर जॉब कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर वो इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में, बट वो सभी लोग अपने लाइफ में हर जगह काम कर रहे हैं। पर जनरली गवर्नमेंट जॉब जैसे हमारी है सब ये होती है, पीएसयू हैं, रेलवेज हैं, आपके सीएजी है, इनकम टैक्स है, कस्टम है, आर्मी है, पुलिस है। डिपेंड कि आपकी देखिए क्वालिटी वाइज हर प्लेयर इंडिया नहीं खेलता। अगर 1 लाख लोग हॉकी खेल रहे हैं तो 1 लाख में मुश्किल से हार्डली अगर 5 साल में इंडिया खेलेंगे 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही खेलते आते हैं। तो जो इंडिया नहीं खेल रहा है उसको जॉब चाहिए। तो वो प्लेयर जिस तरह कोई इंडिया गेम किया है, कोई नेशनल मेडल है, कोई अपना स्टेट में खेला, तो उस ग्रेडिंग वाइज उनको वो जॉब मिल जाती है अलग अलग। जैसे एक पीएसयू जो क्रीम है जो हायर पेड है, उसके बाद आपके बैंक्स आ जाती हैं, रेलवेज आ जाती हैं, सीएजी आती हैं, इनकम टैक्स, कस्टम वो आती हैं। फिर उसके बाद फिर पुलिस में भी कुछ जो टॉप क्रीम है वो डीएसपी और नीचे वाले सिपाही, हवलदार, इंस्पेक्टर वगैरह, डिपेंडिंग आप कौन कौन से लेवल्स पे खेले हो वो सारे। जॉब बहुत हैं, जॉब ऐसे नहीं है, जॉब्स आ रही हैं, कम हो रही हैं, अप डाउन होते हैं, बट जॉब्स हैं। तो वो प्लेयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, उसको क्या उससे मिल सकता है। और उस पे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज द मनी? ये मनी लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने पीएसयू ज्वाइन किया है, जो आज में हूँ, बहुत मतलब बहुत अच्छे से। जो एक आप सोच लीजिए जो कोई बंदा आया हैदराबाद से आकर ज्वाइन कर रहा है, आज वो मुझसे कई पोस्ट नीचे है, जबकि हमने ज्वाइन किया 20 साल में, वो ज्वाइन कर रहा है 27-28 में। ये अलग बात है कि उसको जल्दी प्रमोशन मिलेगी बिकॉज हाईली क्वालिफाइड ऊपर जाएगा, बट हम वो जॉब को बहुत पहले ज्वाइन कर चुके हैं। तो मनी है। और अभी जिससे HIL हुई थी हॉकी में, उसमें पैसा आया था काफी, अब सुनने में आएगा दोबारा हो रही है। तो ऐसी जो होती हैं ऐसे IPL, भले IPL जितना ना हो, बट एटलीस्ट कुछ बच्चों को मिलता है ऑफ कोर्स। फिर होता क्या है कि जब आपको मिलता है तो जो आपके नीचे बच्चे जो आपको देख रहे हैं तो प्रेरित होता है, क्योंकि जहाँ पर क्वांटिटी होगी वहाँ क्वालिटी निकलेगी। जहाँ पर क्वांटिटी नहीं है तो वहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, कम कंपटीशन होगा तो क्वालिटी नहीं निकली। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे जैसे जॉब्स मिल रही हैं, और जैसे IPL की तरह हॉकी इंडिया लीग आ रही है, आती है, तो उससे बच्चों को मोटिवेशन बढ़ता है ज्वाइन करने के लिए। अभी जैसे ये जो है ना IPL हॉकी इंडिया लीग है, जैसे एक्चुअली ये था विसिल ब्लोअर। IPL वगैरह ये सब बाद में शुरू हुए। अच्छा। हॉकी लीग से शुरुआत हुई इंडिया में लीग्स की। PHL हुआ था शायद 2002 में शुरू हुआ था। उसके बाद ये सब शुरू हुए, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी ये सब शुरू हुए। तो उस समय जब शुरुआत हुई तो पैसे कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर बाद में 2012 में जब दोबारा रिफॉर्म हुआ इसका, फिर हॉकी इंडिया लीग के नाम से शुरू हुआ, तब पैसे काफी अच्छे पैसे। और PHL का क्या फुल फॉर्म था? तो प्रीमियर हॉकी लीग। अच्छा। तब पैसे इतने नहीं थे उसमें, बहुत कम थे। बहुत मुझे याद है आज भी कि मेरी टीम विनर हुई थी, उड़ीसा स्टीलर्स विनर हुई थी उसमें, और हमको टोटल उसमें शायद 2 लाख से भी कम मिले थे टोटल मिला, पूरी टीम को मिला के। नहीं मतलब मेरे को, मैं कोच था, एक प्लेयर को इतना 2 लाख से भी कम मिले थे शायद। कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरा होता है 1 लाख रुपए का। हाँ, तो ऐसे थे कुछ। तो और उसके बाद जब ये प्रीमियर हॉकी लीग आई, तो प्रीमियर हॉकी लीग में तो खैर बहुत पैसे मिले थे, ऐसे करोड़ तक भी पहुंच गया था। तो ऐसे हो गया था। तो इसमें भी मैं कोच था, तो मुझे भी काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए थे उसमें। 3 साल रहा था मैं कोच उसमें, तो मुझे भी ठीक अच्छे पैसे मिले थे। तो ये था, लेकिन हाँ, वी कैन नॉट कंपेयर विद क्रिकेटर्स, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑल टुगेदर। मैं कहता दिखता ना, जो दिखता है वो दिखता है। आप अभी कोई चैनल लगाएंगे और क्रिकेट दिखाई देगा, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। जो आप देखोगे डेली वो चीज आपके माइंड में आएगी वो चीज। अगर सेम अगर हॉकी या कोई गेम डेली आएगा, जैसे एक तो होता है मेडल आना, उससे नाम होता है कि मेडल आया तो कहीं पर नाम हुआ। वही ना, जैसे ओलंपिक्स का हुआ था जब 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज आया था और विमेन्स टीम भी इतना अच्छा खेली थी, तो हॉकी एक जज्बा बन गया था हॉकी। लेकिन इसमें एक और चीज है अभी भी, ठीक है, क्रिकेट जो है ना, वैसे हमारा बच्चा देखता है क्रिकेट और कहते हैं कि भाई इंडिया क्रिकेट में जीता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है जुड़ी हुई कि वैसे क्रिकेट को मास का गेम है क्रिकेट, लेकिन हॉकी जो है अभी भी, चाहे हम बहुत सालों बाद जीते मेडल, ये हुआ, डिबैकल्स बहुत हुए हम लोगों के बीच में, हम कहीं नहीं थे, बट स्टिल
हॉकी जो है वो दिल से जुड़ा हुआ खेल है। मैं एग्जैक्ट सेम लाइन बोलने वाली थी, दिल से ये जुड़ा हुआ दिल से खेल। जुड़ा हुआ खेल है कि चाहे हम जीतें या ना जीतें, हाँ। हारें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी अगर जैसे अब ये टोक्यो में हुआ था, ओलंपिक में मेडल आ गया, हाँ। उसमें हमारा इसका भी आया, गोल्ड मेडल भी आया, लेकिन सबसे ज्यादा बात किसकी हो रही है? हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। सच में। और तो वो जो ये होता national था, गेम वाली फीलिंग हाँ, है ना, ये होता था हमेशा कि और किसी में यार कुछ भी आ जाए, अगर हॉकी में मेडल आ जाए ना तो सब नीचे हो जाया करते हाँ। थे। तो ये जो है दिल से जुड़ी हुई सही बात है। हमेशा आज रहती भी है। लोग पूछते हैं, आज भी लोग काफी होते हैं जो हॉकी के बारे में जानते नहीं है। हाँ। उनको लगता है कि हॉकी का मेडल आ गया, हाँ। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हॉकी का मेडल आ गया। ये मतलब चले वो देखें ना, अगर वैसे देखिए आप क्रिकेट के अलावा और कई गेम इतना हाईलाइट नहीं है। नहीं है। हाँ। आप देखिए जो आपका गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, ये बहुत एलिट गेम है जो बहुत लोग खेलते हैं, इनका बहुत पैसा है। हाँ। इसके अलावा जो सेकंड गेम है बैडमिंटन, एक बैडमिंटन थोड़ा अब है। नया आ गया है, मेडल्स वगैरह आए हैं, हाँ, तो अच्छा है। उसके बाद जो हॉकी ऐसा गेम है जिससे बहुत लोग देखते हैं, हाँ, सुनते हैं, हाँ। और वो देखने में मजा आता है। अगर आप मजा आता लाइव है। देखेंगे, लाइव आप देखिए क्रिकेट, आप लाइव में आपको लोग पागल हैं, जाते हैं, देखते हैं। क्रिकेट का मजा टीवी पर है। अब मैंने भी मैच देखा है, फर्स्ट टाइम मैं गया। मैंने आज तक कभी लाइव नहीं देखा क्रिकेट, I record that. मैंने आज तक नहीं देखा क्रिकेट। अच्छा अच्छा। बहुत बॉल मेहनत निकलती है। है, पता ही नहीं चलता। दिखती नहीं है वो इतने हाँ, दूर से। इतने बड़े बड़े स्टेडियम है ना, हाँ। तो पता ही नहीं चलता। ये तो तब होता है जब पब्लिक चिल्लाती है उधर से कुछ तब तो साथ में ये हो गया, तो तब हम भी साथ में गए, हम भी एकदम से सच वो हो गए। सच। हॉकी का मजा लाइव है। हॉकी देखेंगे ना, हॉकी आपको अगर दिखेंगे ना, जो कोई अपना स्टेडियम एकदम कॉम्पैक्ट होता है, इतने छोटा पास होता है से। स्टेडियम, सब कुछ दिखता है। लाइव आपको बहुत मजा आता है। और छोटा गेम है ना, तो वो तुमको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ एक हार्ट बीट बढ़ती जाती है, वो Yes. क्योंकि टाइमर चल रहे होते हैं। इस बात में याद आया मुझे कि अभी जैसे हमने अभी इंडियन ऑयल ने रिसेंटली 2 साल पहले वुमेन्स टीम बनाई, जैसे आप बोले ना कि मेडल आया इंडिया का, उसके मेडल की जस्ट बाद ही क्वालिफाई की वुमेन्स टीम ओलंपिक के लिए। उसमें 4th आई थी, Fourth आई। बहुत अच्छा खेली। तो हमारे यहाँ था, प्लान में था कि टीम बनानी है वो। काफी सालों से चल रहा था तो वो। उस टाइम क्लिक किया हमने, करीब 15 बच्चे इंडियन प्लेयर्स, उनको जॉब दिया। वो मतलब फर्स्ट PSU थी जिसने वुमेन्स टीम बनाई इंडियन ऑयल ने। उसके बाद फिर और 1-2 टीमों ने बनाई है। तो अभी प्लेयर्स हमारे आ गए हैं हमारा। फिर अभी डिपार्टमेंट नेशनल होता है ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट नेशनल कराते हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की टीमें आती हैं। रेलवेज हो गया, समझ पुलिस है, बैंक्स हैं, इस तरह से। तो हमारा फाइनल हुआ रेलवे से। रेलवेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, जो कई सालों से रेलवेज है जो वुमेन्स टीम में लड़कियां लेती है हर गेम में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी हर गेम में। इनफैक्ट रेलवेज का अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम रहता है। हाँ। तो फाइनल हुआ, हमारे चेयरमैन खुद आए, पेट्रोलियम मिनिस्टर आए, बहुत क्राउड आया हमारा उसका, और सभी यंग बच्चे थे। जैसे हम लोग याद है हम लोग जब फर्स्ट टूर्नामेंट नेहरू खेले थे, फर्स्ट टूर्नामेंट खेले, वो जीते हम लोग। तो मैंने ही बच्चों से बोला कि हम लोग टीम बनी थी तो फर्स्ट टूर्नामेंट था, वो हम जीते थे। अरे वाह। और तुम्हारी टीम बनी है, फर्स्ट टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, उसमें जीतना है ये। हम जो भी जीतते हैं फर्स्ट जीतते हैं हर बार। तो मैच हुआ, रेलवे स्ट्रॉन्ग साइड थी, हम हार गए 2 गोल से। लास्ट के 8 मिनट्स में 7 मिनट्स में हमने 2 गोल किया, फिर मैच जीते। और वहाँ क्राउड इतनी थी जिनको नॉन प्लेइंग जिनको पता नहीं है, बट दे एंजॉय लॉट। उन्होंने जितने भी प्लेयर आए थे बोले मैच देख के पागल हो गए, बोले इतना अच्छा मैच देखा नहीं हमने। लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो देवेश भूल गया क्या? बताना, क्या? कि इनकी जो फर्स्ट वुमेन टीम थी वो भी मैंने बनाई थी। उसमें कौन सा सेक्टर थे हमारे? देवेश भूल गया। हाँ, उसमें कौन सा सेक्टर थे? मैं सिलेक्टर था इनकी वुमेन टीम का भी। जब बनी तो इन लोगों ने, तो मैंने बताया ना इनकी जो वो हैं स्पोर्ट्स की इंचार्ज, तो वो बोलती सर हम और किसी को नहीं बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। हमारे होता ना कि एक हमारे जैसे 2 रहते हैं अपने यहाँ के इंडियन के, एक बाहर का सेक्टर आउटसाइड एक्सपर्ट, वो बुलाते हैं ताकि कभी कोई वो ऐसा ना हो कि आपने किसको ले लिया। तो जब बात हुई तो पहले दिमाग सीधा आया कोसा को बुला। तो फिर वो ये हुआ, उस दिन भी बात हो रही थी जब मैच हो रहा था तब भी, और बीच में भी कहते कि बॉयज़ की टीम भी सर ने बनाई थी और ये गर्ल्स की टीम भी सर ने बनाई। वाह। तो सर अभी हम ये जुलाई में है, अभी हम शूट कर रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक्स बस आने वाला है, कैसा लग रहा है आपको हॉकी की टीम की तैयारी? देखिए अभी टीम की तैयारी तो अच्छी है, अब लड़के भी जो है मैच्योर हैं हमारे पास। टीम जो है ना, ये नहीं कह सकते कि फुल एक्सपोजर है बच्चों को, फुल एक्सपोजर। वेदर मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर फ्रॉम प्रीवियस टीम, उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, और फिर
नए भी हों तो वो ऐसे नहीं नए नहीं हैं, एक्सपोजर उनको भी है, इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर है। आजकल तो दूसरा भी शुरू हो गया ना, प्रो लीग शुरू हो गई, ये हो गया, तो उसमें भी एक्सपोजर मिल जाता है। उन्हीं टीमों से खेलते हैं जो वर्ल्ड में टॉप टीमें होती हैं, उन्हीं टीमों से खेलते हैं, तो उसके हैं सारे। तो उम्मीद, और फिर एज ए हॉकी पर्सन तो हम हमेशा गोल्ड की रखते हैं, आशावादी रहते हैं। एक आशावादी से एक याद आ गई जाते जाते मुझे बात, एक ना दूरदर्शन में है तो अनुराग, तो एक बार मेरा ऐसे इंटरव्यू कर रहा था तो आशावादी मैंने बोल दिया। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मेरी वाइफ का नाम आशा है, तो तब से वो मुझे हमेशा आशावादी बोलता है। ये बात मुझे याद आ गई अभी। तो हम तो हॉकी वाले हैं, तो नेचुरली हमें उम्मीद रहेगी और इच्छा रहेगी हमारी कि हमारी टीम कुछ करके आए। टॉप 4 में तो जगह बना लेगी। ये वीवर अनफॉर्चुनेट कि लड़कियों की टीम हमारी क्वालिफाई नहीं कर सकी। आज की डेट में लड़कियों की टीम भी अच्छी फाइटर है हमारी, तभी तो वो पिछले ओलंपिक में आपने कितना अच्छा परफॉर्म, दैट वाज फाइट, भयंकर वाला फाइट था। बहुत सारी जगहों पे वो कमजोर भी थी, लेकिन उनकी जो विल पावर थी, फाइटिंग स्पिरिट थी। अगेन सर वही आता है कि बड़ी टीमों के टीम में, हॉकी टीम भी, सब पूरी दुनिया मैच देख रही थी वो। तो फिर जो है वो उसी विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट, उसकी बेस के ऊपर ही वो लड़कियां इतना अच्छा खेल पाई और ऊपर एक जगह पहुंची थी। सो दैट इवन उनकी 4th पोजीशन दे लॉस्ट, 3rd वाली, even then they were considered as winner. 100%. They were considered as yes, winner. yes. वो full fight था। उसके बाद से काफी लड़कियों ने हॉकी स्टार्ट किया खिलाना। मेरे काफी जो टच में लोग हैं तो पूछने लगे मुझसे कि हम बेटी को हॉकी खिलानी है, कहाँ से स्टार्ट करें एटलीस्ट, क्योंकि ना लोग वुमेन्स को हॉकी खिलाते नहीं है, चोट लग जाएगी, चेहरे चोट लगी, शादी कैसे होगी, एक फैक्टर आता ना, और कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, तो एक वो था। लेकिन फिर भी अभी काफी लोग हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। इससे मैंने कहा ना कि जहाँ पर क्वांटिटी होगी वो क्वालिटी अपने आप निकलेगी। तो अब प्लेयर में पहले वो लिमिटेड, आपका पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, यही था, या झारखंड थोड़ा यूपी में थोड़ा बहुत था। अभी हर जगह पर धीमे धीमे प्लेयर्स आ रहे हैं। और जो आपका बेंगलोर में है काफी वुमेन्स खेल रही है, महाराष्ट्र ने बहुत इम्प्रूव किया, महाराष्ट्र में सब अभी कुछ साल 2 साल में काफी बहुत अच्छी लड़कियां आई हैं, लड़कियां आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं मतलब उसमें। तो जैसे जैसे देखिए जब मेडल आता है तो डेफिनेटली आपका टीम का नाम होता है, बच्चे देखते हैं कि आगे कैरियर क्या है। जैसे आपका बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जीता मेडल, सिंधु ने जीता, उसके बाद से हॉकी बदल गई, बैडमिंटन बदल गई पूरी। सही है। सेम हॉकी में 4th आई हैं। अब ये अनफिट थोड़ा सा रहा कि नहीं इस बार क्वालिफाई हुई, काफी अच्छी फाइट की लेकिन किस्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी प्रो लीग में खेल रही हैं। हम ये तो मानना पड़ेगा कि हम जितना यूरोपियन है उस लेवल पर नहीं है। खेल में वो तो है ही, वो नहीं है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। पर मैं सर आपसे पूछूं, आप गोलकीपर थे और गोलकीपर से तो आई थिंक सबसे ज्यादा उम्मीद होती है हॉकी में। अभी भी अगर पीयूष राजेश की बात की जाए तो लास्ट मैच में भी वो हीरो बने थे और अभी भी एक उम्मीद रहती है, तो आप पे भी वही प्रेशर रहता था। और मैं आपसे दूसरा, आपसे आपका एक सबसे यादगार वाला जो गोल या मैच था वो भी जानना चाहूंगी। ये एक मैच तो मेरा याद मुझे है, गोलकीपर का ना प्रेशर रहता है। और गोलकीपर क्या है कि अगर आप, मेरा जो मानना है गोलकीपिंग का वो सिंपल फंडा है, कब कहाँ क्या करना है वो गोलकीपिंग है। जब मैं सिखाता हूँ बच्चों को कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको कब ऊपर जाना है, कब पीछे जाना है, जो क्योंकि इंस्टिंक्ट पे बहुत डिपेंड करता है। और सेकंड आपकी एजिलिटी और मूवमेंट सब तो होते ही है, वो डिफरेंट चीज़ है, पर आपका डिसीजन मेकिंग। और सेकंड जो आप बोली मैच जब मैं खेला था तो हमारे टाइम पर एक कोच को पता था, एक वो आपकी टीम में भी था, उड़ीसा टीम में, वो फ्लिकर, अच्छा सोहेल अब्बास, एक फ्लिकर था पाकिस्तान का, सोहेल अब्बास, जिसके हाईएस्ट गोल हैं अभी तक। ओके, हाईएस्ट गोल हैं और वो इंटरनेशनली उसका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। ओके, वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट था, ड्रैग फ्लिक जैसे पेनल्टी कॉर्नर वाला होता है ना, वो था, वो वर्ल्ड का बेस्ट हुआ। बहुत पावर था उसका इतना टेरर था, जब वो आते थे गोलकीपर घबराते थे कि अगर ये आगे आप क्या होगा, अगर बॉल रुकी उसने अगर बिना रुके मार दी ना तब भी गोल जाता था। तो बहुत अच्छा प्लेयर था और बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग। तो हमारा मैच था एशियन गेम्स में, पाकिस्तान से था हमारा मैच 2002 में बुसान में। तो उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ, एक हमारा इंडियन था तो वो आया, उसने मुझे बुलाया, सोहेल को बुलाया, तो पूछा कि क्या आज का रहेगा मैच, क्या आप दोनों लोग हो, और वैसे भी इंडिया पाक का मैच है, पूरा क्राउड रहेगी और सेमीफाइनल है। तो उसने बोला ऐसा कि अगर मैंने मार दिया तो हम जीत जाएंगे, इसने रोक लिया तो जीत जाएंगे।
तो फिर मैच हुआ हमारा, तो पहला पॉइंट कौन था उस टाइम? धनास पिल्ले थे, वो फर्स्ट रनर थे। तो हमारी आपस में होता था बातचीत कि वो लेके राइट तेरा है, सेंटर तेरा है और लेफ्ट में जाने दूंगा, तो देखना। ये मतलब ये स्ट्रेटेजी होती थी। तो पहला गोल मारा उसने राइट में से, गोल हो गया। फर्स्ट हम लोग 1-0 थे, 1-1 हो गया, गोल खा लिया मैंने। फिर सेकंड उसने मारा लेफ्ट, जबकि मैं लेफ्ट मेरा था नहीं, पर्सनली मेरा वो माइंड काम किया, मुझे लगा मैंने वो सेव किया। फिर थर्ड उसने मारा, थर्ड भी गोल हो गया राइट में। अब वो गुस्सा होने लगे, पिल्ले भाई चलते मैच में उसे चलते मैच चल रहा है, क्या खड़ा हुआ है, रोक क्यों नहीं रहा, ये वो एकदम चलते मैच में चलने लगे वो। अब मेरा ही मोरल डाउन हो गया, तो मैंने कहा मारदा नहीं रुक रहा है, क्या करूँ? हाफ टाइम हुआ, तो फिर डिस्कशन हुआ उसको छेती खिला दो, ये नहीं सेकंड गोल की। तो फिर उस टाइम राजेंद्र सिंह कोच थे हमारे, तो उस टाइम उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, बोले नहीं तू ही खेलेगा और तू टीम जिताएगा, समझ गया? मैं ठीक है, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने चलो कुछ हुआ है। हम फिर दोबारा गए, उसके बाद उनको मिले 5 मिनट कौन था उनको, हाँ पाकिस्तान को। हाँ, सोहेल ने 5 मारे, तो मेरा राइट बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टिक खासकर मेरा स्टिक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था साइड। ओके, उसने 5 राइट मारे, हाँ, और मैंने 5 सेव किए। ओह वाह, हम लोग जीते हैं 3-2 मैच। अरे वाह, और फिर हमारी टीम ने स्कोर कर दिया। हाँ, हम लोगों ने किया, हम लोग 3-2 मैच जीते वो मैच। और उसके बाद तो फिर सब लोग मुझे उठा लिया, हाँ, गोदी में उठा के। सोहेल फिर आया, फिर बोला यार तुमने रोक दिया, तेरी जीत गई। बाद में तो मेरा यादगार मैच है, क्योंकि काफी अप डाउन थे, और वो भी उनके, और वो भी 5 के 5 रोके आपने, दैट्स ह्यूज। तो वो एक मोमेंट था कि सेमीफाइनल, क्योंकि मेरा भी मानना है कि फाइनल खेलना आसान है, बहुत आसान होता है। सेमीफाइनल इज द फाइनल मैच। सेमीफाइनल ये मैं सोचता हूं इसमें आपका मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फाइनल में पहुंच आप हार गए तो बाहर आओ, हाँ, मेडल पक्का, ऐसे तो फाइनल खेल लिया, मेडल पक्का, मेडल पक्का, हाँ। तो वो मैच था मेरा। ऐसे तो काफी और मैचेस हुए, हम लोग फाइनल खेले, एशिया का फाइनल जीते अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें भी सोहेल था, हाँ, 2003 में, एशियन गेम्स में हैदराबाद में हुआ, उसमें पाकिस्तान से मैच था हमारा फाइनल। ये मैच कौन सा था जो आपने, मैं देखूंगी जाके, एशियन गेम्स में था जो ये 5 गोल वाला था, एशियन गेम्स का सेमी, भूसान सेमी 2002 में था ये, 2002। हाँ, ये बहुत अच्छा मैच था। उसमें क्या था, एक तरफ इंडियंस थे, एक तरफ पाकिस्तानी। वाह, और पाकिस्तानी माहौल कैसा होगा वो तो। देखो ये क्या होता है ना, हमेशा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट हो या हॉकी हो, कुछ भी हो, तो ये दिस इज लेस ऑफ टेक्निक, मोर ऑफ इमोशंस। जो इमोशनली चार्ज हो गया उस मैच में, वो जीत जाएगा, और ये ऐसे चलता ही रहता था। मैं भी जैसे जब कोच, अब आपको देखो एक इंसिडेंस बड़ा मज़ेदार है कि हम लोग मलेशिया में खेल रहे हैं, तो वो था जूनियर टीम थी उस समय मेरे पास, और मलेशिया में हमारा मैच पाकिस्तान से मैच है, तो डबल वो रहता है टीम, दोनों टीमों, इंडिया के ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर, उनके ऊपर भी ऐसे रहता है। अगर इंडिया से हार गए ना, उनको रहता है बेटा वहाँ वापस जाओगे ना अपने कंट्री में, बड़े गालियाँ पड़ेंगी। इधर से इंडिया वाले भी सोच रहे होते हैं बेटा पाकिस्तान से हार, पाकिस्तान वाला ये होता था कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल है वर्ल्ड कप का, जो जीत गया समझ लो उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, चाहे ना जीता हो। अब मलेशिया में मैच हो रहा है, तो हमारा पाकिस्तान से मैच, मलेशिया इटसेल्फ बड़ा ह्यूमिड होता है, पसीना बड़ा आता है, तो हमारा जो फिजियो साथ में गया था, तो ये था श्रीकांत, तो इसने क्या करा, जब वार्म अप वगैरह कर लिया, अंदर जाने लगी टीम ना, तो ये क्या करता था, अपना वहाँ वेइंग मशीन रख दी, अंदर जा रहे हैं, तब तुम भी थे साथ वहाँ पर, जब वेइंग करी थी एक बार, तो वहाँ वेइंग मशीन रख दी, और एक एक प्लेयर जा रहा है, उसके ऊपर खड़ा हो रहा है, और वो उनका वेट नोट कर रहा है कि अभी क्या कितना वेट है। तो वो तो होता है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना वाटर लॉस किया, क्या किया, ये तो अब वो होता है साइंटिफिक। वो बाद में मैं भी खड़ा हो गया उसके ऊपर, मशीन के ऊपर, मैंने कहा यार मेरा भी करो यार, तो मेरा भी वेट उसने किया, नोट कर लिया, खेले अंदर। खेलने के बाद पाकिस्तान से मैच इमोशनली बहुत ज़्यादा वैसा है, ऊपर से इतना ह्यूमिड हुआ है, प्लेयर बाहर आए तो 1.5 से 2 किलो एक प्लेयर का वेट कम। उसके बाद मैंने किया तो मेरा 1.5 किलो वजन कम, मैं खेला नहीं, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, आपका इमोशन, मेरा 1.5 किलो पसीना इतना आ रहा है, और इमोशनली इतना ज़्यादा वो हो रहा है, प्रेशर है, पाकिस्तान से मैच है, मेरा भी 1.5 किलो वेट। ये इतना पाकिस्तान के साथ तो ऐसा होता है। एक वाकया आया, हमारा मैच था पाकिस्तान से, मतलब कितनी है, मतलब ट्रेनिंग होती है हर तरह की, अगर आपको साइकिल को स्ट्रॉन्ग करना है तो कई बार बहुत फनी मूवमेंट भी होते हैं। एक हमारा मैच था, चैंपियन ट्रॉफी मैच था पाकिस्तान से जर्मनी में, तो मैच से पहले हम मानेंगे नहीं, हमको दिखाई फिल्म बॉर्डर फिल्म मॉर्निंग में, शाम को मैच था, फिर दिखाई बॉर्डर फिल्म पाकिस्तान में मैच था।
फिल्म देखो, हम लोग फिल्म देख रहे, हंसी भी आ रही है यार, शाम को मैच है, ये कौन सा वो है, लेकिन हम लोग भी तो बनाते थे। जोश आ गया होगा। हमारा जो मैनेजर था वो था एनर्जी कमांडो, वो था। हाँ, वो जब तुम्हारा कैंप लगा था वहाँ, उसके बाद कमांडो का वो था, वो मैच था। बहुत उसने बताया कि मेरा मीटिंग में उसने हम लोग बताया कि मेरा भाई था, उसको मार दिया पाकिस्तानियों ने, और उसको मतलब हाथ काट दिए, ये काट दिए, बताया तो पूरा अपना कैसे कैसे किया और बॉडी भेजी। तो बताता रहा मैच से पहले, तो बाकी उस टाइम हम लोग बाल रोए खड़े हो जाते थे सुन के बाद ना। तो और उसके बाद हम लोग मैच खेलने गए पाकिस्तान में, तो वहाँ वो ना जा रहे, कश्मीर लेके रहेंगे मैच से पहले। अब मुझे लग रहा है मैंने कहा क्या है, मैच खेलने कश्मीर लेके रहेंगे। तो हम लोग वो खैर वो होता है मैच में, पर ये होती है टैक्टिक्स जनरली ऐसे साइकोलॉजिकल बिफोर मैच। अरे देखो, टाइम बड़ा लंबा होता जा रहा है ऐसे तो। नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी देखो ना, अब हैदराबाद में जूनियर एशिया कप हो रहा है। हाँ। हैदराबाद में 2008 की बात है, और जूनियर एशिया कप हो रहा है जिसमें नेचुरली पाकिस्तान ने भी आना ही है, हमने भी होना है। तो करते करते जो है दोनों हम लोग सेमीफाइनल में आ गए, और पाकिस्तान इंडिया का मैच सेमीफाइनल में। अब हम यहाँ से अपने अपने होटल से गए तो पाकिस्तानी हमसे पहले पहुँच गए स्टेडियम में। और जहाँ पर पोर्च में जाके बस रुकती है और प्लेयर उतरते हैं, सामने खड़े हुए हैं पाकिस्तान वाले। जैसे ही हमने उतरना शुरू करा तो पहले मैं उतरा, उसके बाद टीम उतरी। उसमें तुम थे न, उस एशिया कप में नहीं थे। तो टीम उतरनी शुरू हुई तो इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, पाकिस्तान प्लेयर टीम ने मतलब डिमोरलाइज करने के लिए हम लोगों को। तो जो भी उनके नारे थे वो मैं बोलना नहीं चाहता, तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तो मैंने ऐसे अपनी टीम को इशारा करा, चलो हम चले गए अपने चेंज रूम में, चले गए सबके साथ। जाके चेंज वेंज किया, चेंज वेंज करके फील्ड में गए वार्म अप करने के लिए। आधे ग्राउंड में वो वार्म अप कर रहे हैं, आधे ग्राउंड में हम वार्म अप कर रहे हैं। तो वार्म अप करते करते उन्होंने फिर शुरू कर दिया नारेबाजी। अच्छा। जब इन्होंने शुरू करी तो हमारे प्लेयरों ने भी कर दी इधर से शुरू। तो जब ये हमारे प्लेयरों ने शुरू करी तो मैंने, जो असिस्टेंट कोच था मेरा, राजेश था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा राजेश इनको बोल कि खामोश हो जाओ, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट मत करो, इनको चिल्लाने दो, चिल्ला रहे। तो राजेश ने उनको मैसेज दिया टीम को, भाई तुम मत करो ऐसे, एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना खेल की तरफ ध्यान दो। खेल शुरू हो गया। शुरू हुआ तो हम लोग 1 गोल से आगे थे। जरा से इंसिडेंट पे वो लोग, अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पंजाबी प्लेयर होते हैं। अच्छा। एक्चुअल पंजाब तो वही था ना। तो बहावलपुर, ये वो लाहौर वगैरह, तो पंजाबी प्लेयर होते हैं। अब भाषा भी वही, गालियाँ भी वही। पंजाब वाली गालियाँ जो हम लोग देते हैं वो लोग भी वही देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बीच बीच में प्लेयरों को उकसाने लगे। वो उनका ये रहता ही है कि इसको उकसाओ, टैक्टिक्स होती है, इसको उकसाओ, ये थोड़ा सा रफ खेलेगा, कार्ड लेके बाहर चला जाएगा। तो उन्होंने ऐसा करा, 1-2 प्लेयर के ऊपर लाके हिट मार दी। तो ऐसे वो माहौल थोड़ा सा बिगड़ने लगा अंदर। तो जब ये माहौल थोड़ा सा बिगड़ा ना, हम लोग 1 गोल से आगे चल रहे थे, तो एकदम से फ्लोरिश हुआ कुछ। हमारा भी एक पंजाब पुलिस का लड़का था उसमें, जूनियर में, वो गया, उसने आगे से प्लेयर आ रहा था, उसके बिल्कुल नज़दीक ले जा करके जब हिट मारी बॉल पे, उसके ऊपर चढ़ा के, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं चढ़ा के मारना बॉल। उसने हिट मारी, उसको हिट मारी तो फ्री फॉल ऑल हो गया, चलने लगी वहाँ पे स्टिक्स, झगड़ा हो गया एकदम से। इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि मैं बता नहीं सकता आपको, फ्री। और मैं बाहर से चिल्ला रहा हूँ। हॉकी में ये रूल है कि कोच अंदर नहीं जा सकता ड्यूरिंग मैच, मैनेजर जा सकता है। अच्छा। मैनेजर एक आंध्रा का था हमारा, थोड़े से बुजुर्ग थे वो एसोसिएशन वाले, तो उनको मैनेजर बनाया हुआ था। मैं उनको पीछे से, पीठ के पीछे हाथ रख के धक्का दे रहा हूँ, अन्ना अंदर जाओ, अन्ना अंदर जाओ, इनको रोको जाके। मैंने कहा बड़ा खतरनाक हो जाएगा, इनको कार्ड मिल जाएगा सबको। तो वो जा नहीं रहे डर के मारे। ये हो गया। फिर इधर से टेक्निकल ऑफिशियल्स ये वो गए, सबको रोका। ये तब तक खूब हॉकियाँ चल रही थी। तो बाद में मुझे एक टीवी वाले ने बताया, कहता कि सर 2.5 मिनट का ये एपिसोड हुआ पूरा, और मेरे पास 1000 पिक्चर हैं इसकी। और वो उधर से जो है ना, बाद में शाम को पूरे चैनलों पे चल रहा है, पूरे चैनल्स पे। अल्टीमेटली वी वन दैट मैच। हम लोग 2-1 से जीते वो, और हम लोग फाइनल में आ गए। फिर नारे लगाए सर? तो उसके बाद हमारे लड़कों ने चलो थोड़े बहुत किए, उन लोगों ने नहीं किए। उससे भी मज़ेदार बात है नेक्स्ट डे की। फाइनल से 1 दिन बीच में गैप था, और वो दैट वाज
ऑफिशियल डिनर था उस दिन। तो ये टीमें अलग अलग होटलों में ठहरी हुई थी, किसी में 2 टीमें, किसी में 1। तो जिस होटल में पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई थी, उसी होटल में हमारी एसोसिएशन ने, उनका कुछ था तो उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर ऑफिशियल डिनर होगा। तो उसमें ऑफिशियल डिनर हुआ, सारी टीमें गई। तो जब वो पहले दिन पूरा चलता रहा, टीवी चैनल्स पे पूरा दिखा रहे हैं उसको, लड़ाई को कैसे हो रही है। तो उस होटल का जो मैनेजर था वो बहुत डर गया। उसने कहा कि कल तो इतना झगड़ा हुआ, आज यहाँ पे ये होगा और दोनों टीमें आएंगी तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो चुपचाप अपने आप किसी को बिना बताए, सामने वो था पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन गया। उसने जा कर के उन लोगों को बोला, पुलिस में बोला कि भाई ऐसे ऐसे है और आज शाम को डिनर है, बट आई एम स्केयर्ड कि कुछ होगा ज़रूर आज। तो उसने कॉन्फिडेंस में लिया पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए। तो पुलिस वाले सिंपल प्लेन ड्रेस में आए, आके वहाँ पर खड़े हो गए। अब अगले दिन का सीन दूसरा है, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर ऐसे गले में बाहें डाल के घूम रहे हैं वहाँ पर उसमें। क्यों? और ये होता है हमेशा जब हम, इवन ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है, बहुत बार फेस भी किया है कि जब हम इंडिया या पाकिस्तान से बाहर होते हैं ना, हम सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और वहाँ पर भी तो फिर उसने मुझे बुलाया, उस मैनेजर ने, तो मुझे कह रहा सर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या, मुझे नहीं पता तब तक। कहता सर ये देखो, ये जो सामने खड़ा है ना वाइट ड्रेस में, ये सब पुलिस वाले हैं। तो मैं आज ऐसे, मैंने कहा तू बेवकूफ़ है तू। मैंने कहा मेरे से पूछता एक बार कम से कम, ऑफिशियल से पूछता। मैंने कहा ये तो ऐसा 1% भी चांस नहीं है। कहता सर मैं तो बहुत डर गया था कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा होटल में, तो मैंने ऐसे जा करके बोला और ये तो सीन ही बिल्कुल दूसरा। ये लोग, इनसे अच्छा दोस्ती कोई नहीं है आज तो ये बड़ा मतलब कॉमन वो है, और सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो हमारे सीनियर टीम में, पाकिस्तान के एक प्लेयर था, सकलेन, क्या नाम था? हाँ सकलेन सेंट्रल प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर। और कुछ बहुत जेन्युइन प्लेयर थे, जैसे वसीम था एक, बहुत क्वाइट, बहुत शरीफ, सोहेल अब्बास शरीफ था। पर वो प्लेयर था वो बहुत बदमाश था, मतलब गेम वाइज। जब गेम में घुसता था, मारना, बुली करना, जबरदस्ती धक्का देना, गाली देना, कोहनी मार देना, इरिटेट करना प्लेयर्स को। ये लोग जानबूझ के करते थे अच्छे प्लेयरों को, बहुत जल्दी होता है इरिटेट। हाँ, धनाज पिल्ले हमारा जो है ना, वो थोड़ा सा पेशेंस बड़ा खो देता और ये चीज तो नोटिस करती है सामने वाली टीम, वो सबको पता होता है। वो मारता था। हमारा मैच था इसका, चैंपियन ट्रॉफी हॉलैंड का, तो वहाँ मैच हुआ, उसने सकलेन ने आके आया, प्लेयर को सटा के मारा। एक प्लेयर क्या करता है, ये उसने गाली दी मोटी मोटी पंजाबी में, और फिर वो करने हिलने लगा। और बाकी जब गाली तो ढिलन वो गर्म खून था, वो भी बहुत मारना स्टार्ट किया। ये वो मैच हम जीत गए। अंदर खूब गाली मैच चलते मैच में, बड़ी होती थी, और शाम को क्रिकेट में भी होती है ये बड़ी। शाम में लिफ्ट में आए हम लोग, वो हम सेम होटल में, जब लिफ्ट में आए तो सकलेन अकेला, हम 4 लोग लिफ्ट में अब बदली पकड़ लिया, अब देख गाली तेरी, ये वो स्टार्ट कर दिया, और पाजी रहने दो मैच का दिया, कोई मैच का। मतलब बड़े इंटरेस्टिंग वो है, कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। आपका ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। हाँ, नहीं, पर मैं आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना, मतलब ये चीजें तो यही होता है ना, लोग बहुत जानना चाहते हैं पर लोगों को पता नहीं होता, उन्हें गेम दिखता है। और सर ये क्वेश्चन बहुत होता है कि ये जो लड़ रहे हैं ये पीछे भी लड़ रहे होते हैं, क्या होता है? बट पीछे हम लोग अक्सर दोस्त होते हैं, हाँ वो बातें करते हैं, वही। तो देखो एक ना, मैं अब छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। तो जब ये PHL स्टार्ट हुई चेन्नई में, वो उस साल थी 2006-07 वाली PHL, तो 2 जगह होनी थी, एक महीने की डबल लेग था, 1 महीना चेन्नई में, 1 महीना चंडीगढ़ में। तो मैं उड़ीसा का कोच था, और उस समय एक टीम में 3 फॉरेन कोच अलाउड, फॉरेन प्लेयर्स अलाउड थे, 2 पाकिस्तान के और 1 यूरोप का या कहीं का भी। तो बाद में तो जब ये हॉकी इंडिया लीग हुई थी तो 10 प्लेयर अलाउड हो गए थे बाहर के। अच्छा। लेकिन उस समय 3 हुआ करते थे अलाउड, तो पाकिस्तान के 2। अब पाकिस्तान के 2 जो थे वो हमारे में थे, एक सलमान अकबर गोलकीपर और एक अदनान जाकिर। सलमान अकबर उस समय वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर था। सलमान अकबर बेस्ट गोलकीपर। तो हम लोग 1 हफ्ता पहले चले गए चेन्नई, ट्रेनिंग वगैरह करने। दिलीप तिर्की हमारा कैप्टन था, और कैप्टन और कोच दोनों पुराने, तो बड़ा वो था। लेकिन हमारी टीम नई थी, बच्चे काफ़ी नए थे। तो ये पंजाब वाले हमको ऐसे ही ले रहे थे, ये तो बच्चे की टीम है, ये ऐसे। तो वहाँ हम गए, हम 1 हफ्ता पहले चल गए कि भाई ट्रेनिंग करेंगे। जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पास मैसेज आया कि सलमान जो है पहला मैच नहीं खेलेगा, उसकी शादी है, तो वो 2 दिन लेट आएगा। अच्छा, ये मैसेज आया। और सलमान हमारा गोलकीपर मेन, तो
अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब सलमान के साथ वो दूसरा पाकिस्तान वाला प्लेयर जो था वो भी नहीं आया। तो पहला मैच हमने, जो हमारा सेकंड गोलकीपर था वो एक ट्राइबल लड़का था ONGC का, और वो भी हमारी एकेडमी का ही था बाई चांस। पहला मैच हमने उनको, उस लड़के को खिलाया, और वो तो उस समय क्या है 7 टीमें थी, इतना टफ मैचेस होते थे। पहला मैच हम लोग जीत गए, और हमारा गोलकीपर उसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला जो सेकंड गोलकीपर था। पहला बेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सलमान लैंडेड, और उस समय थोड़ी सी जो फॉरेन के प्लेयर्स थे उन लोगों को एक अलग होटल में रखा हुआ था, टीमों से अलग, सिक्योरिटी की वजह से। सारे फॉरेन के प्लेयर्स एक अलग होटल में थे, और टीमें बाकी एक एक होटल में थी अपने अपने। तो मैच से पहले जैसे टीम मीटिंग होती है दोपहर को, अगर 4 बजे मैच है, 5 बजे मैच है, तो दोपहर को हम 12-1 बजे मीटिंग रखते हैं अपनी। तो हमने मीटिंग रखी अपने होटल में, सलमान को मैसेज गया, सलमान नहीं आया मीटिंग में। चलो कोई बात नहीं, हमने मीटिंग कर ली। मीटिंग करके हम गए शाम को मैच खेलने, बड़ा टफ मैच था वो भी। तो वहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड पे सलमान लैंड हुआ विद अनदर पाकिस्तानी प्लेयर। वो आया, आने के बाद वार्म अप वगैरह कर रहे हैं। वार्म अप करके हम आए चेंज रूम में, तो मैंने एक बम फोड़ दिया वहाँ आके। किसी को कोई सोच ही नहीं सकता था। मैंने कहा सलमान टुडे यू आर नॉट प्लेइंग, ऐसे बोला मैंने। मतलब सलमान जैसे प्लेयर को अगर मान लो कि दिलीप को ऐसे कह दे कि दिलीप तुम आज नहीं खेलोगे, तो ये एक बम होगा बहुत बड़ा टीम के लिए और सबके लिए। तो जैसे ये मैंने और दिलीप ने डिसाइड कर लिया था आपस में पहले ही। मैंने कहा देखो सलमान अभी आ रहा है, सलमान एक भी प्लेयर को नहीं जानता हमारे, ही इज़ नॉट फेमिलियर, और ट्रेनिंग में भी नहीं था साथ में। तो और ये वाला जो गोलकीपर है हमारा बड़ा भरोसेमंद खेल रहा है, जिसको कल अवार्ड भी मिला है। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। मैंने कहा दिलीप, तो दिलीप कहता सर ठीक है जैसे आप कहो। हम दोनों ने एक राय बना ली, मैंने बम फोड़ दिया वहाँ पर। तो एकदम से हल्ला हुआ, सलमान, इतना बड़ा फेस हो गया सलमान का। मैच शुरू हुआ, सलमान ने चेयर घसीटी, दोनों प्लेयर ने, टीम यहाँ बैठी हुई है, वहाँ जाके बैठ गए दोनों। और पूरे मैच में सलमान और वो दोनों हिले नहीं। अदनान भी नहीं, अदनान को भी नहीं खिलाया फिर मैंने। तो वो मैच भी हम जीत गए। उसके बाद 1 हफ्ते का रेस्ट था हमारा, अच्छा, मैचों के बीच में। तो फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला नेक्स्ट डे, मैंने कहा आज शाम को हम लोग होटल में डिनर नहीं करेंगे, हम लोग डिनर करेंगे बाहर किसी अच्छे उसमें जा कर के, और उसमें सिर्फ होंगे ये फॉरेन के 3 प्लेयर्स। मैंने कहा मैनेजर आप होगे, कप्तान होगा दिलीप, और मैं आऊँगा। ओके। तो हम लोग 6, और एक वो असिस्टेंट जो था कोच, वो 6-7 लोग हम लोग रहेंगे। बाकी सबको एज यूजुअल करने दो डिनर वगैरह, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो क्योंकि मेरी जो सोच थी वो दूसरे टाइप की थी, तो सलमान को हमने पनिशमेंट नहीं दिया उसमें। हमने, हमारी टैक्टिक्स थी वो कि भाई क्या टीम के लिए क्या अच्छा है। सो ही took it as punishment। और अपनी इंसल्ट उसने लिया, ईगो पे, ईगो पे उसकी हर्ट हुई। वर्ल्ड का सबसे, उस जमाने में सबसे बेस्ट गोलकीपर था। गए, खाना खाया, सलमान आया, फिर सलमान को मैंने समझाया। मैंने कहा सलमान तू क्यों नहीं खेला आज? वो भी पंजाबी है सलमान भी, बीच में पंजाबी में बात की। तो मैंने कहा पता तेनू? मैंने कहा ए रीजन सीगा, तू वैसे ही, मैं क्या तू अपने दिल पे लेके बैठ गया इसको, तू वहाँ बैठ गया। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे, तेरे को फिर भी टीम के साथ बैठना चाहिए था आगे, टीम स्पिरिट। तो चलो सलमान, वो फिर उस साल का PHL हम लोग जीते। अच्छा। और आउटस्टैंडिंग टीम, जबकि बड़े जूनियर लड़के थे उसमें, आउटस्टैंडिंग टीम। और सलमान, जिस दिन हम लोग जीते हैं रात को सेलिब्रेशन, ये वो तो बड़ा, उस समय तो ये शोशेबाजी हॉकी में शुरू हुई थी ना बड़ी, तो PHL वगैरह में तो रात को 2 बजे तक केक कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सलमान मेरे कमरे में आके रो रहा है, कोच जी मैंने आपके जैसा बंदा नहीं देखा आज तक, ऐसे मेरे पैरों को हाथ लगा के। आज तक भी मेरे कांटेक्ट में है वो, आज तक भी। मतलब कभी कभी फ़ोन करता है, मैसेज डाल देता है, फेसबुक पे कुछ कर देता है। 1-2 बार वो फिर हॉकी इंडिया लीग में एज कमेंटेटर भी उसको स्टार वालों ने बुलाया, वो आया। तो आज तक भी वो फैन है। और वो हम जीते टूर्नामेंट, ऑफ कोर्स ये तो टीम गेम होता है, टीम से जीतते हैं, बट दिलीप और सलमान का सबसे बड़ा रोल था उसके अंदर जिताने में, सबसे बड़ा।
सो मैनी स्टोरीज और कितने एक्सपीरियंसेस आप ऐसे लाइफ में हर टूर्नामेंट के साथ लेके आते हो, मैं तो ऐसा बोलती हूँ। तो अगर मैं एक आखिरी क्वेश्चन हमारी जो शिल्पकार सीरीज़ है वो आपसे और आपसे अलग अलग इंडिविजुअली पूछना चाहूँगी। पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ सर, कि शिल्पकार जैसे हमने बोला कि हर सेगमेंट में वो कुछ बड़ा अपने लाइफ में कुछ जो भी कर रहा है अच्छा कर सके, तो आपके हिसाब से एक जनरल टर्म्स में पूछेंगे कि कौन सी क्वालिटीज़ एक इंसान में होनी चाहिए जिससे वो आप शिल्पकार बन पाए? अपने आप के लिए कहना तो बड़ा मुश्किल है। दूसरे के लिए तो हम कह देते हैं, अगर आप पूछो कि भाई आप कौन सी क्वालिटी देखते हो उसमें, हाँ तो आप वो बताइए। तो हम बड़ी आराम से कह देते हैं कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ, बड़ा अच्छा बंदा हो, हाँ। ये हो वो। अब अपने लिए ये बात कहनी तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है फिर भी कौन सी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम कि भाई हम क्यों कामयाब हुए इतना रिजल्ट देने में, शिल्पकार का मतलब वो ये बनाने में। हाँ जी। तो मैं उसको यही समझता हूँ कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो और स्पोर्ट्स है या कुछ भी है, तो डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, और सबसे बड़ी बात जो है कि एक ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हो ना, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। वो ठीक है, आपका नेचर, आपका स्वभाव 10 तरह का हो सकता है, गुस्से वाला भी और सॉफ्ट भी, ये भी वो भी, हर तरह हो सकता है, बट ह्यूमैनिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो आपको ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसी के साथ साथ जो डिसिप्लिन है वो बड़ा ज़रूरी है, दूसरे को समझने का। इसको मैंने, अगर ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको डांट दिया, कुछ भी कह दिया, इसको मैंने गाली दे दी, बोल दिया, व्हाटएवर, मेरा मतलब बैड कुछ भी मैंने बोल दिया जितना, बट मेरे को बैठ के बाद में सोचना भी है कि यार ये चीज़ इसकी अच्छी है, हाँ। इसको मैं वो नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को। दैट यू कैन डू व्हेन यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप सोचते हो उसके बारे में। मैं क्या था, जैसे जब मैं इंडिया टीम का कोच था ना, तो उस समय ये होता था अपनी टीम बनाओ। टीम बनाओ का मतलब ये टीम नहीं, प्लेइंग, जो अपनी सपोर्ट स्टाफ है, तो वो भी हमें बनानी होती थी। एक असिस्टेंट कोच लेना है, एक गोलकीपर कोच लेना है, बाद में मिलने हमें सपोर्ट स्टाफ बड़ा मिलने लगा था। तो मेरे जो कुलीग्स होते थे, जितने भी कलीग होते थे साई में खासतौर से, हॉकी कोचेस, वो मुझसे नाराज़ रहते थे। अच्छा, क्यों? उन सब की एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि बंसल हमें इंडिया टीम में अपने साथ रखें, अपनी टीम का मेंबर बनाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ऑनर है, आप इंडिया टीम के कोच हो। तो उनकी सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि, और जो क्लोज होते थे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि भाई हमें जो है वो रखे अपने साथ टीम में, और मैं कभी भी नहीं रखता था। मतलब ये मेरी जिद नहीं थी, लेकिन जो मेरी सोच थी वो ये थी कि यार जितना ये टेक्निकल जानता है वो तो चलो ठीक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कम है या ज़्यादा है, बट जो मैं समझ रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग ये यहाँ फिट नहीं हो रहा। एज ए टेक्निकली चलो थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये यहाँ फिट नहीं हो रहा, ये मेरी टीम के उसमें नहीं है, मैं नहीं रखता था उनको, कभी भी नहीं रखा मैंने। बड़े प्रेशर आते थे। so nice, हाँ। तो ये मेरी ये वो होती थी कि अगर आपकी लैंग्वेज में शिल्पकार बनना है, तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी आपको। वाह सर, आपका क्या कहना है इसके लिए? देखिए सर, मैं कभी भी मेरी टीम है, हाँ। या जहाँ मैं रहा हूँ या जो भी करता हूँ, पहले ये तो पहले आप खुद से ईमानदार होना चाहिए, आप अपने खुद से कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, और आप होना चाहिए बाइस्ड। पहली बात से, अगर आपकी टीम में 18 प्लेयर हैं और सबके लिए अच्छे हो आप, दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड कोच और गुड मैनेजर। वाह। क्योंकि अगर आप इसका मतलब आप मतलब सबको मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको भी इसको भी, अगर आपको गाली दे रहे हैं 5 लोग पीछे पीठ पीछे, तो आप सही कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए सही है उसके लिए गलत है। आप सबको साथ चलोगे तो आप सबको वो नहीं करते। सेकंड चीज़, जैसे सर ने बोला ना कि आप सही जगह पर सही व्यक्ति को चुनना, हाँ। वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर कोई बंदा निगेटिव है, आप उसे टीम में रखो, भले उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन जो बंदा निगेटिव होता है ना, वो हमेशा कभी भी आपकी टीम के लिए अच्छा नहीं। एज ए टीम, समझ गए। और सर ने बोला कि आपको दूसरे का वो मतलब खुद फील करना है। एक से होता नहीं, हम लोग गाड़ी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा, वो एक्सीडेंट हो गया, चले गए, हाँ। वो एक होता है कि अभी हो गया ठीक है, एक होता है बंदा होता है, देखता है, उसका फील करता है। ऐसी प्लेयर है, उसको अगर समझिए प्लेयर है वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, आपने बोला क्यों नहीं कर रहा, समझाया ये किया, लेकिन आपको फील नहीं है उसकी प्रॉब्लम क्या, वाकई प्रॉब्लम क्या है, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर से प्रॉब्लम है,
या कुछ और वजह है, आपको उसका उसकी एम्पैथी वाला एक फैक्टर, वो आपको होना चाहिए, तभी आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आपने बोल दिया बेटा ये कर लो ऐसे कर लो, तो वो खाली मुँह से कहना और बाकी करना। जो मेरे जो प्लेयर्स थे अभी मेरी टीम के साथ में, कभी मैं कहता हूँ कभी कोई बात हो आप बोलो, मुझसे बात करो, क्या हुआ हाँ या ना होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप बोलोगे नहीं कि पता नहीं भाई साहब क्या सोचेंगे या कोच साहब क्या सोचेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं ना। सही गलत होगा हम उसको हाँ या ना में डिफेंस करें। तो पहली चीज़ तो आप खुद ईमानदार हो, बायस ना हो कि आपको प्लेयर बोला सर को सर्विस कोई गिफ्ट लाते हैं, सर आपके लिए गिफ्ट लाए, आपके लिए लाए। अब एक मेरे गिफ्ट लाया बनता है, अरे पाजी आपके लिए बाहर गए थे, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया है बाहर से, मैंने लिए तो आए ठीक है रख लिया मैंने, इसका मतलब ये मतलब टीम में खिलाऊंगा सही बात है, वो ठीक है चलो मैं रख लूंगा, ये नहीं मना करता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये सोचो कि अगर अगली बार टीम बनेगी तो मेरा नाम रख लोगे टीम में, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। वो मैं तुम्हें वापस हंसता हूँ दूसरा कभी गिफ्ट जाऊँगा तो हंसने लगा। मैंने तो जो मेरा मानना क्या है कि मैंने सासी सीखा कि पहला चीज़ है आप कोई भी काम कर रहे हो, अभी में से हम लोग टीम बनाई, मैं डिस्कशन किया कोच साहब से, लड़के लेना ये कोच साहब बताओ कौन बच्चे चाहिए, मैंने ये बच्चे अच्छे हैं, तो जो बच्चे अच्छे हैं उनको पहले लो। जहाँ पर 19-20 है बहुत हल्का अंतर है, वहाँ पर देखते हैं कौन सा लड़का सीधा है। दो तरीके होते हैं हमारी टीम में, एक लड़का बदमाश होता है और एक सीधा होता है। अगर बदमाश लड़का टीम के लिए अच्छा है बहुत, तो उसको हम किसी तरह से कंट्रोल करते हैं और टीम में खिलाते हैं। सीधा लड़का है वो बहुत सीधा है, वो साधु संत है, लेकिन वो टीम के लिए उसका नहीं रहा है, बेकार है, मेरे इस काम का। सही बात है, मुझे तो टीम जिलानी ना। सही है। तो मेरा मानना ये कि आप जो अगर बदमाश अच्छा नहीं कर रहा है और सीधा है तो मैं सीधे कर रखूँगा, क्योंकि वो टीम के लिए खराब कर रहा है। ऑफ कोर्स। पर अगर टीम जिता रहा है वो तो उसको मैं लूँगा। सही है, क्योंकि मेरे लिए मेरी टीम इंपॉर्टेंट है, वो लड़का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा सोचना हुआ है कि मैं किसी को अगर देता हूँ या कुछ करता हूँ तो पहले मैं खुद अपने अंदर में ईमानदारी से काम करूँ, उसके बाद दूसरे को। Wow, that's so nice. Such a brilliant thought. Thank you so much, sir. I mean, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था और बहुत कुछ बात करने को है, वही समय कुछ कम है हमारे पास। तो अब दिमाग में आ रही वो स्टोरी हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज बताना है, कुछ करना है। बट सर इन्हीं स्टोरीज से एक्चुअली सीखा जाता है, मैं तो यही, क्योंकि वो एक लाइफ जी है ना, आपने वो सीखा है, आपने उन्हीं तो सामने वाला देखते हैं ना, दे कैन रिलेट एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम दैट। जैसे आता है ना कि सर के साथ में से मैं पहले कोच से साथ में रहे, फिर हमारे कोच रहे, बाद में बताना भूल गया मैं कि 2009 में जब सर कोच थे यूनिट टीम के, तो बाद में मैं एक साल रहा, मैं एज ए गोलकीपर कोच भी रहा। गोलकीपर कोच मैंने लिया था। अच्छा नाइस। हमने टूर भी किया मलेशिया। आपका तो सर तार जुड़े हुए हैं आपके एंड तक तार जुड़े हुए हैं। सर में जानती है मुझे, मतलब वो था नहीं, मुझे इसलिए नहीं, हाँ सही बात है कि हमारा स्टूडेंट, मुझे पता था, मैंने कहा कि ये मेरी टीम के लिए ना गोलकीपर्स के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर के लिए लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो सब इसको पता है। तो इसको बुलाओ, इसको बुलाया हमने, फिर इसको रखा टीम तो में। ये था कि हम अगर सर जानते हैं, हम स्टूडेंट रहे तो इसलिए बुला लिया। मैं भी किसी को अगर किसी को बुलाता हूँ टीम में कुछ करना होता है तो इसी कहता हूँ कि वो अच्छा कौन सा है, अच्छा है। हाँ अगर मेरा खास 19-20 है, मैं बहुत मायनर है, देन आई विल गो देयर। लेकिन अगर डिफरेंस है 18-20 है तो मैं 20 ही लूँगा। और इस मामले में मेरे को हमेशा जो है ना, इन लोगों के टाइम में भी, पहले भी, बाद में भी, लोग हॉकी की फील्ड में खड़ूस कहते थे क्योंकि मैं कभी किसी की सुनता नहीं था। ये जो प्रेशरबाजी है ना, ये नहीं सुनता था मैं कभी भी। इन लोगों के सामने भी देखो कितनी बड़ी बड़ी सिफारिशें आती थी कि मंत्रालय तक से, फलाना से, मैं भिड़ जाता था सबसे। चाहे अंदर से मुझे लगता था कि भाई ये मेरा नुकसान कर देंगे, लेकिन मैं डरता नहीं था फिर भी। मैंने कहा ठीक है जो होगा नहीं, मैं सम अप ऐसे कर सकती हूँ एक शिल्पकार बनने के लिए, जो आपने बताया ह्यूमैनिटी, एम्पैथी और एक वो कन्विक्शन पे अपने खड़े रहना। ईमानदारी ऑफ कोर्स वो तो जरूरी है बहुत। तो ये सब चीजें हैं। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।